हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है 11th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड के इस चैप्टर में जिसका नाम है साउंड। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। तो चलिए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर भैया। आप बस स्टार्ट से एंड तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। एंड जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो में डटे रहे शुरू से आखिर तक तो आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये वाला वीडियो जो है शूट करने का सोचा है। तो बेसिकली मैं आपके सामने आ चुका हूँ। चलिए अब बस आप मेरे साथ बने रहिए स्टार्ट टू एंड। एंड चाहिए तो आप बेसिकली जब इसका रिकॉर्डेड वाला पार्ट आपके पास पहुंचेगा तो आप उसको 2x में भी चाहें तो देख सकते हैं। अगर कुछ लोग लेट देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक दो दिन बाद देखेंगे, तो उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। एंड बेसिकली वो लोग 2x स्पीड में भी इसको देख सकते हैं। तो जिनका नहीं हुआ है कुछ भी उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिनका सब कुछ हो चुका है उनके रिवीजन के लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली साउंड आपको मालूम है कि एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। साउंड क्या है? इट्स अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। व्हाट्स अ लॉन्जिट्यूडनल वेव? लिसन, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में चीज बता दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सो जो वेव्स होती है ना, वेव्स, एक सेकंड ना, कलर चेंज, ओके। सो जो वेव्स होती हैं, वेव्स उनके दो टाइप्स होते हैं। तो एक होती हैं लॉन्जिट्यूडनल और एक होती हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, क्या होती हैं? ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वाली जो रहती है उसमें कैसा रहता है ना कि लेयर्स बनती हैं। तो जैसे कि कॉम्प्रेशन बनता है, फिर रेयरफैक्शन बनता है। जब दूर दूर रहता है लेयर्स, ये हवा की लेयर्स हैं, ठीक है। तो जब दूर दूर रहती हैं तो बेसिकली इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। जब नजदीक नजदीक रहती हैं इसे कहते हैं कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन ऑल्टरनेटली जो बनता है उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्या होता है ना, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। तो बेसिकली ऊपर नीचे जो ऐसे वेव्स होती हैं इसे कहते हैं आप ट्रांसवर्स वेव्स। समझ में आ गया? तो साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव में आता है। साउंड वेव इस चीज का उदाहरण है, इस चीज का एग्जाम्पल है। तो साउंड वेव जो है एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्जिट्यूडनल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन इट? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मेरे मुंह से हवा निकल रही है। आप लोग सभी लोग अपना हाथ जो है मुंह के पास रख के कुछ बोलिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ पे आप है ना आवाज फील कर सकते हैं, हवा फील कर सकते हैं। तो हवा जो है आके आपके हाथ से टकरा रही है, ठीक है, टकरा रही है। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जब हम बातें करते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, और ये हवा क्या करती है? मुंह से निकली हुई हवा ये आगे वाली हवा को, जिस रूम के अंदर हवा है उस हवा को टकराती है। तो ये हवा उसको टकराएगी, फिर वो उसको टकराएगा, वो उसको टकराएगा, वो उसको टकराएगा। तो बेसिकली टकराया, फिर अलग हुआ, टकराया, अलग हुआ, टकराया, अलग हुआ। तो टकरा रहा है, कॉम्प्रेशन है, अलग हुआ, रेयरफैक्शन है। तो बेसिकली इस रूम के अंदर आवाज जो है बढ़ भी ऐसे ही आगे रही है और हिल भी ऐसे ही रही है, है ना। पार्टिकल्स हिल भी ऐसे रहे। तो जब आवाज चले भी ऐसे और हिले भी ऐसे, तो बेसिकली ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ही तो हुई। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है? if the direction of vibration is parallel if the direction of vibration of particle is parallel to direction of propagation मतलब चलना। तो अगर वाइब्रेट करने का यानी कि हिलने का, पार्टिकल के हिलने का डायरेक्शन और आवाज के चलने का डायरेक्शन या वेव के चलने का डायरेक्शन अगर सेम है, पैरेलल है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। लेकिन यहीं पे आप ऐसा सोचिए कि अगर आपने एक पत्थर लिया, और उसे एक तालाब में गिराया, पॉन्ड में गिराया, पॉन्ड में, ठहरे हुए पानी में अगर आपने उसे छोड़ दिया, तो क्या होता है कि वो नीचे जाता है, पानी से टकराता है, पानी के उतने पार्ट को नीचे लेके जाता है, लेकिन उसकी वजह से पानी साइड में से ऊपर आता है, फिर पानी नीचे जाता है, फिर साइड में से ऊपर आता है, फिर पानी नीचे जाता है, साइड में से ऊपर आता है, पानी नीचे जाता है, साइड में से ऊपर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यही चीज आपको जो ये ऊपर नीचे जाना, ये आपको सर्कल के फॉर्म में दिखाई देता है। यानी कि जब आप पॉन्ड में, तालाब में एक पत्थर गिराते हैं तो उससे बनते हैं सर्कल्स, और वो सर्कल्स बाहर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो हो ये रहा है, सुनिए, कि
पानी की जो वेव जो बन रही है, पानी के जो सरफेस पे वेव बन रही है वो ऐसे चल रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो चल रहा है ऐसे, हिल रहा है ऐसे, तो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को अच्छी अंग्रेजी में ट्रांसवर्स भी कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली लिसन, जब मैं बातें कर रहा हूं तो मेरी आवाज इधर भी जा रही है, 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 और हवा भी ऐसे 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 करके हिल रही है। तो चलने का डायरेक्शन और हिलने का डायरेक्शन सेम है, अगर पैरेलल है तो उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। और अगर चलने का डायरेक्शन और हिलने का डायरेक्शन डिफरेंट है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे आप ट्रांसवर्स वेव को इमेजिन कर सकते हो। हालांकि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो ट्रांसवर्स वेव का नहीं है, ट्रांसवर्स मोशन का है, लेकिन अगर आप इसे सोच पाते हो अच्छे से आप इमेजिन कर पाते हो, तो आप ट्रांसवर्स वेव को भी इमेजिन कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जो सिलाई की मशीन होती है, आपकी नानी दादी जी के पास पुरानी एक सिलाई की मशीन होगी, या फिर आपकी मॉम के पास भी कोई सिलाई की मशीन शायद होगी, या फिर आप टेलर के शॉप पे तो गए होगे, तो वहाँ पे जो टेलर वाले भैया रहते हैं, टेलर भैया, तो उनके पास भी बेसिकली एक सिलाई की मशीन होती है। तो सिलाई की मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि जो बेसिकली ये नीडल रहती है, सुई रहती है, सुई वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलती है, लेकिन जो उसमें कपड़ा लगा हुआ रहता है वो कपड़ा आगे चलता है। तो कपड़ा आगे चल रहा है और सुई ऊपर नीचे हिल रही है, कपड़ा आगे चल रहा है, सुई ऊपर नीचे हिल रही है, तो उसको आप ऐसा मान सकते हैं कि वेव जो है आगे जा रही है और बेसिकली पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे हिल रहे हैं, लेकिन वेव जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आ गया? पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स मोशन। और ये जो है, इसमें तो पार्टिकल भैया साइडवेज हिल रहे हैं और वेव भी चल रही है इधर, तो वेव चल भी इधर रही है और पार्टिकल भी ऐसे 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 करके हिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल। तो एग्जाम्पल इसका साउंड वेव, इसका एग्जाम्पल है वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो पानी के सरफेस पे जो वेव्स बन रही हैं, या फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ऑफ गिटार। गिटार जो रहता है, गिटार गिटार गिटार, अरे भैया जो गिटार रहता है, गिटार, उस गिटार के ऊपर भी जो वेव्स बनती है ना, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। आप कभी चेक कर लेना, गिटार का स्लोमो वीडियो बनाना, गिटार का जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसे प्लग करना, और उसे प्लग करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद आप उसका स्लोमो वीडियो बनाना, तो आप देख पाएंगे कि बेसिकली उसका, उसके अंदर जो वेव है ना, ऐसे करके हिलती है, ऐसे हिलती है। अरे मतलब ये धागा और वो ऐसे हिलता है। तो बेसिकली इस बात को समझिए। अरे या फिर आप एक ट्राई कीजिए ना, एक चीज, कीला लीजिए, कीला, 2 कीला ऐसा टेबल में गाड़ दीजिए, उस पर एक धागा बांध दीजिए टाइट, उसको पकड़ के नीचे ले जाइए और छोड़ दीजिए, खींचिए और छोड़ दीजिए, खींच के छोड़ देंगे तो ऐसे हिलना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली धागा जो है इस तरीके से हिलना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हिलेगा धागा। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव है। अरे खोपड़ी में बातें घुसी भाई, हाँ क्या ना। सो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल आपको समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपकी खोपड़ी में बातें पूरी तरीके से घुस चुकी हैं। तो ये तो था जस्ट स्टार्टिंग। अब आगे क्या, वेव्स का ये जो डेफिनेशन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन सा डेफिनेशन? एक तो हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज डबल पीरियोडिसिटी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। आइए बिल्कुल जानने की डिटेल में कोशिश करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही बचकाना चैप्टर है, बस ध्यान देते रहिए, सभी को बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से आप लोग बस सुनते जाइए। सो लिसन, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो हम लोग अभी क्या क्या डिफाइन करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एक तो है एम्पलीट्यूड, जिसको हम डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? एम्पलीट्यूड। फिर एम्पलीट्यूड के बाद हमारे पास आ जाएगा लेट्स से वेवलेंथ, वेवलेंथ। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। फिर होगा डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी। ठीक है,
सभी लोग भाई सुन रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं सुन रहे, समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो इट इज द मैक्सिमम, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं, कितना मस्त देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ oscillating particle from its mean position। अब आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन परिभाषा तो ठीक है, बट इसका अर्थ तो हमें समझाइए, आखिर ये परिभाषा हमसे क्या कहना चाहती है, क्या व्यक्त करना चाहती है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लिसन, इट्स डैम इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट इट। लुक हियर, तो यहां पर ये एक मैं बना दे रहा हूं x, और x नहीं, ये y, x से ज्यादा अच्छा लगता है, y और t, ठीक है, ऐसा करके बना दे रहा हूं मैं, y और t बना दे रहा हूं। तो अब यहां पर जो वेव उछल रही है, यहां पे जो वेव उछल रही है, सो लेट मी यूज सम अदर कलर। सो वेव जो है मान लो ऐसे उछल रही है, ठीक है, लाइक दिस। हालांकि हम साउंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो साउंड चैप्टर में जो वेव रहती है वो ट्रांसवर्स नहीं रहती, वो लॉन्जिट्यूडनल रहती है, कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन वाली रहती है। लेकिन फिर भी मैंने जस्ट बेसिकली ऐसा बनाने को बना दिया है, ये समझना ज्यादा आसान है, ठीक है, समझना ज्यादा आसान है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले बेसिकली ये जो है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना पार्ट होता है ना, इतना पार्ट, ये पार्ट, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो इतना पार्ट होता है नीचे वाला, इसे कहते हैं ट्रफ। मतलब लिसन, इट इज व्हाट, ऊंचाइयां गहराइयां, ठीक है, ऊंचाई है, गहराई है, ऊंचाई है, चट्टान है, खाई है, चट्टान खाई। अबे हाँ के ना, ये चट्टान है और ये खाई है। चट्टान समझते हो ना, हिल, दैट इज हिल, दिस इज वैली। सो माउंटेन्स एंड वैलीज, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बेसिकली एक है क्रेस्ट, एक है ट्रफ। तो ये क्रेस्ट कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है। वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट जो नजदीक वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन। और ये जो दूर दूर वाला बिखरा हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं रेरफैक्शन। क्या कहते हैं? रेरफैक्शन। सो एक है कॉम्प्रेशन, एक है रेरफैक्शन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो एक कॉम्प्रेशन है, एक रेरफैक्शन है। ओके, आई होप कि बेसिक सी बात सभी के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है कि देखो, ये मीन पोजीशन है। मीन बोले तो एवरेज पोजीशन। अरे पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतने नीचे भी जा रहा है। तो ये जो बीच की पोजीशन है ना, इसे कहते हैं एवरेज पोजीशन या मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कभी इतना दूर भी है, कभी इतना दूर भी है, कभी इतना दूर भी है। लेकिन इन सब दूरियों में से ये भी एक दूरी है, ठीक है। तो इन सब दूरियों में से ये जो दूरी है, मैक्सिमम दूरी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, हिलने वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी, उसी चीज को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। देसी भाषा में कहूं तो वेव की हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। वेव की ऊंचाई को, वेव की हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। आई होप कि सभी लोग ये बेसिक बात समझ पाए। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इस चीज का नाम एम्पलीट्यूड है। सो ये जो रहती है ऊंचाई, इसी को हम एम्पलीट्यूड ए कहते हैं। दिस इज एम्पलीट्यूड ए। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो दिस इज एम्पलीट्यूड ए। अब नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? तो जो वेव है उसकी जो चौड़ाई है, वेव की चौड़ाई, वो वेवलेंथ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लिसन, द सम ऑफ लेंथ ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज नोन एज व्हाट? वेवलेंथ। सो एक क्रेस्ट, एक ट्रफ, ये एक वेवलेंथ है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है काफी ज्यादा देसी है, मतलब ये ज्यादा इतनी अच्छी लग नहीं रही है, मतलब ज्यादा ऑफिशियल काइंड ऑफ नहीं लग रही है, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल, ठीक है। तो ये तो आपको इतना समझ में आया, ये तो आपको समझ में आया कि भाई एक क्रेस्ट ले लेंगे और एक ट्रफ ले लेंगे, मतलब ये चौड़ाई ले लेंगे, यहां से लेके कहां तक? यहां तक ये चौड़ाई। अरे भैया इस पॉइंट तक, यहां से शुरू करके वहां तक जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं वन वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ का जो
सिंबल है वो लैम्डा है, लैम्डा ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है लैम्डा। तो वेवलेंथ तो यहां से यहां तक है, लेकिन लेकिन अगर आप थोड़ा अकल से सोचें, यहां से जरा सा आगे बढ़ जाए, मतलब जैसे आप यहां बढ़ जाए, यहां आ जाए, और वैसे ही इस पॉइंट से जरा सा आगे बढ़ जाए, यहां आ जाए, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये भी तो वेवलेंथ है। अरे जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेवलेंथ था, वैसे इससे थोड़ा आगे बढ़े, उससे भी उतना ही आगे बढ़े, तो वो भी तो वेवलेंथ है मेरे दोस्त। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये भी कह सकते हैं। थोड़ा और ऑफिशियल बनाओ, थोड़ा और ऑफिशियल। डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमाज कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक वाला, अरे वरना मैक्सिमा तो आगे आगे भी है। अरे मेरे दोस्त, वेव क्या यही खत्म थोड़ी हो गई है, आगे भी है। तो यहां से वहां का डिस्टेंस मत ले लेना। अरे भाई भाई यहां से वहां मत लेना डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या करना है, जो कॉन्जिक्यूटिव है उनके बीच का गैप लेना है। कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक वाला जो रहता है, ठीक है। ऑल्टरनेट नहीं लेना है, मतलब तुमने ये लिया फिर ये छोड़ दिया, फिर ये लिया फिर वो छोड़ दिया, यहां से तक गैप ले लो, इसको बोलो वेवलेंथ, ऐसा नहीं है। वैसे ही आप इसको भी नहीं बोल सकते, यहां से यहां लेके पूरा बोल दो, ऐसा नहीं बोल सकते। कॉन्जिक्यूटिव लेना है, कॉन्जिक्यूटिव। तो या तो इन दोनों के बीच का गैप रहेगा, या तो इन दोनों के बीच का गैप रहेगा, ठीक है। तो वो वेवलेंथ कहलाएगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास, मैक्सिमास और मिनिमास, दो मिनिमास के बीच का गैप, चाहे मैक्सिमास के बीच का गैप, इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल, प्यारी, बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, इजी टू रिमेंबर डेफिनेशन है। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास ऑफ अ वेव इज नोन एज वेवलेंथ। अब ये सब आप लोग आगे लिख देना, इज नोन एज, ठीक है, समझ गए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बोले तो जो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड है। 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है, 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है, ये उस चीज की फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 100 बार गोल घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 100 बार घूमता है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अरे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो यूनिट टाइम में जो वो कवर करेगा, गिवन टाइम में जो वो ऑसिलेशन कवर करेगा, बेसिकली उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं अच्छी भाषा में, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल। साइकिल हो गया ना, एक साइकिल मतलब बोले तो एक ऑसिलेशन एक साइकिल हो गया, या फिर एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन एक साइकिल हो गया। तो नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बहुत ही बचकाना है। सो नंबर ऑफ साइकिल्स performed by the particle in unit time is known as frequency। तो फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है n भी लिखते हैं कभी कभार, या फिर न्यू भी लिखते हैं, न्यू। ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है। ये तो इंग्लिश का नॉर्मल n, तो कभी एन भी यूज करते हैं, कभी न्यू भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और कभी कभार जैसे कि एफ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा तीनों में से कुछ भी यूज करते हैं। ये आपको अलग अलग लेसन में अलग अलग सिंबल देखने मिलेगा, लेकिन सिंबल से आपको क्या करना है, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, ठीक है। सो लिसन, एन या न्यू, अरे न्यू म्यू मत बोलना, म्याऊ म्याऊ मत बोलना। सो एन, न्यू या एफ, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल। और इसका जो बेसिकली फॉर्मूला भी है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन गिवन टाइम, समझ में आया, या फिर 1 रेवोल्यूशन अपॉन टाइम पीरियड, दोनों एक ही बात है। ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। अरे मतलब मान लो 10 रेवोल्यूशन 10 सेकंड में कवर कर रहा है, 10 रेवोल्यूशन 10 बार घूम रहा है 10 सेकंड में,
तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1, तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। लिसन, एम्पलीट्यूड रहता है सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर। वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में रहता है, वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में रहता है। फ्रीक्वेंसी रहता है हर्ट्ज में, इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कैसे आ गया बच्चा, सेकेंड इनवर्स कैसे आया, सुनिए, ये देखो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है ना, अरे नंबर का कोई यूनिट नहीं है, और क्या नीचे टाइम है, तो 1/सेकेंड हो गया ना, 1/सेकेंड, क्योंकि इसका तो कोई यूनिट नहीं है ना, तो 1 है, 1/सेकेंड, तो पर सेकेंड, है ना। अरे समझे मेरे दोस्त, समझे कि नहीं समझे बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, समझ में आ रही सारी बातें। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और इसका ये यूनिट है हर्ट्ज। तो 10 रेवोल्यूशन 10 सेकंड में कंप्लीट किया, ठीक है, 10 रेवोल्यूशन 10 सेकंड में कंप्लीट किया, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10/10, 1 हर्ट्ज। और बात यही हो गई यहाँ पे भी वही बात हो गई। कैसे, एक रेवोल्यूशन, देखो ऊपर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखा है 1 और नीचे लिखा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड होगा। टाइम पीरियड 1 सेकंड क्यों होगा, क्योंकि 10 रेवोल्यूशन 10 सर्कल 10 सेकंड में घूम रहे हैं, तो एक सर्कल घूमने का टाइम क्या कहलाता है, 10 सर्कल घूमने का टाइम तो सिर्फ टाइम है, लेकिन एक सर्कल घूमने के टाइम को स्पेशल एक नाम दिया गया है, उसे कहा गया पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका कितना है, 1 सेकंड का टाइम पीरियड है, तो 1/1 किया तो भी आंसर 1 हर्ट्ज आ जाएगा। अरे भाई दोनों एक ही बात है मेरे दोस्त, यहाँ पे 50 रेवोल्यूशन 50 सेकंड में या 1 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये नॉर्मल टाइम है, ये टाइम पीरियड है। कभी भी याद रखना, टाइम पीरियड और टाइम में फर्क क्या है, ये बहुत सारे रेवोल्यूशंस का टाइम है, लेकिन ये सिर्फ एक रेवोल्यूशन का टाइम है, सिर्फ एक रेवोल्यूशन का टाइम, एक रेवोल्यूशन का टाइम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। चलिए मैं आप लोग सवाल पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अभी के अभी। सवाल ये है कि अगर एक पार्टिकल 20 बार घूमता है 10 सेकंड में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। 20 बार घूम रहा है 10 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, जवाब दीजिए अभी के अभी। आई एम वेटिंग फॉर यू, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। आ रहा है जवाब, आ रहा है दिमाग में। अरे भैया लिसन वेरी केयरफुली, अगर कोई बंदा घूम रहा है 20 बार 10 सेकंड में, तो ये हो गया n, ये हो गया t, तो ये आ गया आपका 2, है ना, 2 पर सेकंड, या फिर 2 सेकंड इनवर्स, या फिर 2 हर्ट्ज। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। टाइम पीरियड निकालना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स उल्टा है। सो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। एक ऑसिलेशन को उसको आधा सेकंड लग रहा है, जो कि गलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तुम लोग अपनी खोपड़ी चला पा रहे हो बच्चा, दिमाग लगा पा रहे हो, नहीं 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 लगा पा रहे हो। इधर देखो, इधर देखो मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, सुनो ध्यान से, सुनना और समझना। कोई बंदा 10 सेकंड में 20 बार घूम रहा है, 20 बार, तो 1 सेकंड में 2 बार घूमेगा, हाँ क्या ना, यानी कि एक बार घूमने का टाइम, यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा, आधा सेकंड। अरे भैया 1 सेकंड में 2 बार घूम रहा है, तो एक बार कितनी देर में घूमेगा, आधे सेकंड में, तो आधा सेकंड आ गया ना टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज हाफ सेकंड। आई होप सबकी खोपड़ी में बातें पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। सो 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड्स में जो है वो बंदा घूम जाएगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड वही है। चलिए एनीवे, तो बेसिकली ये सारी बातें हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, तो टाइम पीरियड, हाँ अब टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी तो हो गया, टाइम पीरियड देख लेते हैं क्या है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये वन बोले तो ऐसा नंबर मत लिखना, कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अरे भैया एक ऑसिलेशन, चाहे वो ऐसा हो ऑसिलेशन,
चाहे वो ऐसा हो ऑसिलेशन, जैसा भी ऑसिलेशन हो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। बहुत ही बचकाना है, ठीक है। सो दैट इज टाइम पीरियड। अब वेलोसिटी पे, अच्छा टाइम पीरियड का सिंबल क्या है? कैपिटल टी। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। या फिर यहाँ पे पार्टिकल नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे चल कौन रहा है? पार्टिकल चल नहीं रहा है, पार्टिकल तो हिल रहा है खाली जगह पे। पार्टिकल जगह पे हिल रहा है, पार्टिकल चल नहीं रहा है, याद रखना, गलती से सोच मत लेना पार्टिकल हिल रहा है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं ना, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, तो मेरे होंठ से निकला हुआ पार्टिकल आपके कान में नहीं घुस रहा है। मेरे होंठ से निकला हुआ पार्टिकल आपके कान में नहीं घुस रहा है। वेव यहां से वहां जा रही है, लेकिन पार्टिकल यहां से वहां नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कतई नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। पार्टिकल नहीं जा रहा है। पार्टिकल आगे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, खाली बस आगे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है। खोपड़ी में बातें घुसी। तो यहां पर वेलोसिटी पार्टिकल की नहीं, बल्कि ये वेव वाली वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी। तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ गिवन टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ गिवन टाइम। तो बेसिकली, या फिर आप लिख सकते हैं, मतलब मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, फिर फॉर्मूला लिखता हूं। वेलोसिटी के लिए v यूज करेंगे, v। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने, उसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चा? वेलोसिटी। सो लिसन, वेलोसिटी में आपको लेना क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? सुनो, टाइम अगर टाइम पीरियड जितना हो जाए, टाइम अगर टाइम पीरियड जितना, टाइम पीरियड कितना होता है भाई? यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, पूरा पूरा एक बार यहां से वहां जाने का टाइम, वो टाइम पीरियड है। तो टाइम अगर टाइम पीरियड जितना हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा एक वेवलेंथ के बराबर हो जाए। अरे भैया, टाइम अगर टाइम पीरियड जितना हो जाए, तो डिस्टेंस जो है वेवलेंथ जितना हो जाए। अरे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बन जाए उतने टाइम में। अरे भैया, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम। तो एक साइकिल तो तभी कंप्लीट होगी ना जब एक क्रेस्ट बन जाएगा, फिर एक ट्रफ भी बन जाएगा पूरा। हाँ क्या ना? समझ गए? तो v जो है लैम्डा बाई टी है, लेकिन 1/t क्या होता है? बट 1/t इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैं न्यू यूज कर ले रहा हूं, n भी यूज कर सकते हैं, f भी यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, दैट इज द वेव इक्वेशन। ये वेव की इक्वेशन है भाई, याद रख लेना। वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। खोपड़िया में बात आई का तुहार, समझ पाए भैया? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? फैंटास्टिक। सो बेसिकली दैट वाज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेव कितना दूर जा रही है, तो एक वेवलेंथ के बराबर दूरी तय करती है एक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड में वेव कितना दूर जाती है? एक वेवलेंथ के बराबर। तो लैम्डा बाई टाइम, टाइम पीरियड, लैम्डा बाई टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। समझ में आया? चलिए, तो ये बात तो भेजे में आप सभी के घुस चुकी है, वेरी नाइस। एक चीज रह गई, सॉरी, एक चीज रह गई, डबल पीरियोडिसिटी। कहीं छुप के बेचारा रह गया, तो मैं लिख देता हूं, वेव इज periodic in time as well as space. This phenomenon is known as, this property is known as double periodicity. This property is known as, आगे तो आपको मालूम है क्या जोड़ देना है। This property is known as double periodicity. अब बोले तो क्या? लिसन, डबल पीरियोडिसिटी, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। डबल पीरियोडिसिटी बोले तो क्या चीज होती है? बहुत ही बचकाना है, बहुत ही बचकाना है। लिसन, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मान लेते हैं कि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर हैं। मान लेते हैं कि आप लोग एक स्विमिंग पूल के अंदर हैं। स्विमिंग पूल के अंदर आपने आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली। सामने किसी ने पत्थर गिराया आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने, लेकिन अभी आपकी आंखें बंद है, किसी ने पत्थर गिराया। जैसे ही आपने आंख खोली, तो पानी उछलना शुरू कर चुका है। यहाँ पे क्यों उछलना शुरू कर चुका है? क्योंकि पत्थर गिरा था, तो पानी उछलेगा। तो पानी जो उछल रहा है, यहाँ पे इस पानी को देखिए ध्यान से, ये उसकी मीन पोजीशन है।
तो पानी ऊपर भी जाएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, फिर थोड़ा नीचे भी जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब यही लौट आएगा। तो ऊपर नीचे फिर वहीं पे मीन पोजीशन, ऊपर नीचे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऊपर नीचे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ऊपर नीचे मीन पोजीशन। एक्चुअल में तो हो क्या रहा है, मीन पोजीशन ऊपर, मीन पोजीशन नीचे, मीन पोजीशन, ऐसा हो रहा है। मैं इतना लंबा चौड़ा बोल नहीं रहा हूँ। सो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके वो मीन पोजीशन पे जब पूरा चक्कर काट के आ जाए, पूरा चक्कर काट के आ जाए, देखो मेरी उंगली, पूरा चक्कर काट के आ जाए, तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो आप क्या करना कि पानी के पार्टिकल को देखना, पानी के पार्टिकल को देखना, तो पानी का पार्टिकल, इसका वीडियो निकालना, वीडियो। तो पानी का पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, वापस आया, ऊपर गया, नीचे गया, वापस आया, ऊपर गया, नीचे गया, वापस आया। तो आप देखेंगे हर बार उतने ही टाइम में लौट के आ रहा है। तो अगर यहां से यहां जाने में आने में से 2 सेकंड लगा, तो फिर से उसे 2 सेकंड लगेगा, फिर से उसे 2 सेकंड लगेगा। तो वो पीरियोडिक है। ऐसा फेनोमेनन जो बार बार रिपीट करे सेम टाइम में, उसे कहते हैं पीरियोडिक। जैसे कि अर्थ का चक्कर काटना भी पीरियोडिक है। अर्थ हर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है, हर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है रोटेशन का, और हर 365 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो कहने का मतलब है कि ये हो गया पीरियोडिसिटी। ये सिंगली पीरियोडिक हुआ, सिंगली पीरियोडिक, टाइम में पीरियोडिक हुआ, टाइम में पीरियोडिक, एक ही प्रॉपर्टी पीरियोडिक हुई। क्या कि हर बार उतने ही वक्त के बाद वो वहीं लौट आता है, हर बार उतने ही वक्त के बाद वहीं लौट आता है। तो ये हो गया टाइम में पीरियोडिक, टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं स्पेस में। स्पेस में कैसे पीरियोडिक है, सुनिए। आपने आंख बंद कर रखी थी, आंख खुली, आपने इस पार्टिकल को देखा, ऊपर नीचे हिल रहा है, और हर बार 2 सेकंड में उधर ही लौट आता है, ठीक है। तो सिंगली पीरियोडिक तो हो गया, टाइम में पीरियोडिक तो हो गया। स्पेस में पीरियोडिक क्या है, स्पेस में पीरियोडिक क्या है? सो लिसन वेरी केयरफुली। अब आप वीडियो मत निकालिए, बल्कि आप थोड़ा पीछे हटिए, और इस पूरे के पूरे पॉन्ड का फोटो निकालिए, फोटो, वीडियो नहीं, फोटो। जैसे फोटो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो सर्कल बन रहा है, सर्कल में क्या होता है ना, ऊंचाई नीचाई होती है ना सर्कल में। तो सर्कल जो बन रहा है ना, वो सर्कल, ध्यान से देखना, सुनो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से सर्कल की दूरी, इसको मार्क कर लो। फिर जो अगला बड़ा सर्कल बन रहा है ना, उसकी दूरी को मार्क करो। फिर जो अगला बड़ा सर्कल बन रहा है, उसकी दूरी को मार्क करो। अरे भैया, जब तुम पानी में, पॉन्ड में, तालाब में पत्थर गिराते हो, तो सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल बनता जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर से इस सर्कल की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, अगर आप देखोगे हर बार सेम दूरी मिलेगी, एग्जैक्टली सेम दूरी मिलेगी। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे क्या हो गया, स्पेस में भी पीरियोडिक हो गया, डिस्टेंस में भी पीरियोडिक हो गया। स्पेस मतलब डिस्टेंस, तो हर इक्वल डिस्टेंस पे वही आपको पहाड़ की चोटी मिल रही है, वही आपको क्रेस्ट मिल रहा है, वही आपको ट्रफ मिल रहा है। सो हर क्रेस्ट, हर 2 क्रेस्ट के बीच में जो गैप है वो भी सेम है। तो वेव न सिर्फ टाइम में पीरियोडिक है, बल्कि स्पेस में भी पीरियोडिक है। हर इक्वल दूरी पर, इक्वल ऊंचाई पर है, या फिर सेम फेज में है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि डबल पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वेव इज पीरियोडिक नॉट ओनली इन स्पेस, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक इन टाइम, या फिर इट इज पीरियोडिक इन टाइम एंड स्पेस। ऐसा कुछ भी आप लिख दो और बोल दो कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज नोन एज द डबल पीरियोडिसिटी। सो अ वेव इज पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज स्पेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, डबल पीरियोडिसिटी। खोपड़ी में बातें घुसी बच्चा लोग कि नहीं घुसी? आई होप सभी के समझ में पूरी तरीके से आ चुका है। इसी तरह मैं थोड़ा सा सेव कर लूं, ठीक है। सेव करने से थोड़ा फायदा रहता है, क्या है कि टेंशन नहीं रहेगा अपने को, है क्या नहीं? अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, सोसाइटी में कभी लाइट वाइट चली गई, स्टूडियो तो चालू रहेगा, लेकिन कभी कभार जो टीवी है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड लेता है, बंद भी हो सकता है, ठीक है। इन्वर्टर पे हो सकता है ना भी काम करे। सो खोपड़ी में आपके बेटा बातें घुस रही हैं सभी की, आपको डबल पीरियोडिसिटी और ये सारी बातें समझ में आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो और किधर गए भाई, टेक्स्ट बुक किधर गई हैं? वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? गॉड डैम इट, टेक्स्ट बुक अचानक गायब। ये हमारे साथ छल हो रहा है। ओके फाइन फाइन फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर है टेक्स्ट बुक हमारी, ठीक है। सो डबल पीरियोडिसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, सब हो गया, सब हो गया। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आखिर ये फेज और फेज डिफरेंस नाम की बला क्या है? व्हाट इज फेज, व्हाट इज फेज डिफरेंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है।
तो सभी लोग ध्यान देंगे फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। तो लिसन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने क्या किया है मालूम है, अगर कोई एक ऐसी वेव है तो हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री पर है, इसको 0 डिग्री मान लिया है। फिर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लोग ने मान लिया कि ये 90 डिग्री है। तो ये सब कुछ एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं लेते, अभी टाइम नहीं लेते हैं, अभी एंगल लिख लेते हैं, खाली एंगल। तो ये 90 डिग्री मान लिया इसको, इसको मान लिया 180 डिग्री, इस वाले पॉइंट को मान लिया है 270 डिग्री, और इस पॉइंट को मान लिया है 360 डिग्री। 90-90 का गैप है, 90 का गैप, 90 का गैप, 90 का गैप, 90 का गैप। 9 0 0, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, तो बेसिकली टोटल जो एंगल रहता है यहां से यहां तक का, उस टोटल एंगल को हम लोग कहते हैं 2 पाई या फिर 360 डिग्री। क्या कहते हैं? 360 डिग्री। टोटल एंगल को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। अरे खोपड़ी में बातें घुस रही हैं आप सभी के, बेटा दिमाग में घुस रहा है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री, 180, 270, 360 ऐसा है, बराबर। तो लिसन, शुरुआत में 0 पे, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि इस वेव का इनिशियल फेज है 0 डिग्री। इनिशियल फेज कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक दूसरी वेव ले लूं, मतलब दूसरी वेव बोले तो वेव यही रहेगी, खाली मेरी आंख अलग टाइम पे खुली है। मतलब मान लो मैं सो रहा था, आंख खुली, तो आंख खुली जब मैंने देखा तो पार्टिकल यहां था, पहले से यहां था, तो ये ऊपर वाली वेव जो हमने बनाई है ना, वो हो जाएगा। अरे देखो ना, ये बनाई है ना यहां से, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही था, तो उसका इनिशियल फेज था 0। लेकिन सपोज मेरी आंख जब खुली तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं बल्कि यहां था, मीन पोजीशन पे नहीं बल्कि यहां था, ऊपर था, ऊंचाई पे था। हो सकता है ना, आंख तो कभी भी खुल सकती है। तो बेसिकली अगर पार्टिकल यहां था, पहले से यहां था, ठीक है, अरे वेव ये भी है मेरे दोस्त, अबे यही चीज ये है, खाली क्या हो गया कि यहां मेरी आंख इधर खुल गई थी, वहां मेरी आंख यहां खुल रही है। अबे समझो इस बात को, ठीक है। तो यही चीज मैंने नीचे बना दी है, तो मेरी आंख बाद में कहीं और खुल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि इसका इनिशियल फेज 90 डिग्री है। कितना इनिशियल फेज? 90 डिग्री। इनिशियल फेज इसका 90 डिग्री है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इसका इनिशियल फेज 0 डिग्री है, इसका इनिशियल फेज 90 डिग्री। ये हो गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज या फिर इसे कहते हैं ईपॉक। इनिशियल फेज या फिर ईपॉक, ईपॉक भी कहते हैं इनिशियल फेज, जिसको हम लोग कभी कभार फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से, थीटा से भी कर सकते हैं, फाई से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियल फेज को हम लोग नॉर्मली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। ये हो गया इनिशियल फेज या ईपॉक। ठीक है, अब टोटल फेज क्या है तो सुनिए, वेव की एक और इक्वेशन लिख रहा हूं। ये आई कैसे एग्जैक्टली समझा नहीं सकता बिकॉज टाइम नहीं है, ये वन शॉट है। डिटेल वाला लेक्चर रहता है तो पूरा डिटेल में समझाता, बट अभी तो एग्जाम आ गए हैं तो मैं आपका वक्त जो है जरा भी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये जो पूरा है ना ब्रैकेट में, साइन के अंदर जो भी पूरा रहता है ना, इसको बोलते हैं फेज। ये पूरा का पूरा फेज होता है, फेज। और सिर्फ इतना पार्ट जो रहता है ना, ये पार्ट, इसको कहते हैं इनिशियल फेज। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज या ईपॉक। ठीक है, तो ये बताता है कि वेव उछल कहां से रही है। अरे ये तो वेव को उछाल रहा है, ये तो उछालता ही वेव को, पूरा वेव को उछालेगा। ये नहीं रहेगा तो वेव उछलेगी नहीं, ये नहीं रहेगा तो वेव उछलेगी नहीं, क्योंकि वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और वेव की हाइट बदल रही है, तभी तो वेव चल रही है ना। मालूम पड़ रहा है वेव चल रही है, वेव उछल रही है, वक्त के हिसाब से वेव की हाइट चेंज हो रही है। अरे भैया, वेव की जो पूरी मैक्सिमम हाइट है वो एम्पलीट्यूड है। अरे मेरे दोस्त, वेव की जो हाइट है मैक्सिमम, वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है ना, ये एम्पलीट्यूड नहीं है ना, तो हर वक्त डिफरेंट हाइट है ना, उसे हम कहते हैं वाई। क्या कहते हैं? वाई। तो y की वैल्यू इतनी है, फिर y की वैल्यू इतनी है, फिर y की वैल्यू इतनी है, फिर y की वैल्यू वापस से कम है, फिर y की वैल्यू और कम है, फिर y की वैल्यू नीचे है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है नीचे, फिर और कम है। तो ऐसा करके है। तो बेसिकली वाइव की, सॉरी मैं वाइव बोल रहा हूँ, देखो तो जो y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो वक्त के हिसाब से बदल रही है। तो ये y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो बेसिक है। ये नहीं रहेगा तो वेव ही नहीं रहेगी। ये क्या है? उस वेव में मैंने ऐड कर दिया कुछ एंगल, और मैं बता रहा हूं कि वेव शुरू कहां से हो रही है। तो 0 डाल दूंगा तो वेव यहां से शुरू हो रही है, और 90 डाल दूंगा तो वेव यहां से शुरू हो रही है, बस। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t तो वेव है ही, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t नहीं रहेगा तो वेव ही नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो आज के बाद से किसी ने आपसे पूछा ना कि मैथमेटिकली हाउ डू रिप्रेजेंट अ वेव, सो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t ये वेव की इक्वेशन है। ठीक है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t वेव की इक्वेशन है। लेकिन इसमें सिर्फ टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, स्पेस तो आ नहीं रहा है।
डिस्टेंस तो आ नहीं रहा है, बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू sin ओमेगा टी, अरे भैया तुमने भेदभाव कर दिया, तुमने टाइम ले लिया, स्पेस तो लिया ही नहीं। तो सुनिए, तो आप लोग ये कर सकते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये स्पेस भी आ गया। सवाल नहीं पूछना कि कैसे आया, यहां पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया एकदम जनरल। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, खत्म। इससे ज्यादा और जनरल क्या लोगे? तो ये वेव की सबसे जनरल इक्वेशन है। इसको खोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए बिठा लो ना, इसको खोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए बिठा लो। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये जो है वेव की जनरल इक्वेशन है। सो वेव जो लहरा रही है स्पेस में, टाइम में, और उसका इनिशियल फेज क्या था, सब मिला के वेव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस फॉर्मूले में मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन में मिल रहा है। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ पाए? तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि ये एक वेव की इक्वेशन है, बस इसको याद रख लेना। तो ये चीज जो रहती है ना, ये चीज ये फेज कहलाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो ये पार्ट रहता है उसको कहते हैं इनिशियल फेज। ओह गॉश, आई होप के सभी के खोपड़े में बातें घुस रही हैं। ओके चलो, तो फेज के अलावा और कोई है क्या डेफिनेशन बची हुई? नहीं, बस अब ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में कुछ बातें होंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ट्रांसवर्स की बातें करेंगे, देखो ट्रांसवर्स वेव है ना, पहले इसकी बात करेंगे। अच्छा लिसन लिसन, अब आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो। अरे मेरे दोस्त टेक्स्ट बुक ले लो यार, टेक्स्ट बुक नहीं है तो रुको, मैं आप लोग को टेलीग्राम में भेज रहा हूँ टेक्स्ट बुक का पीडीएफ। तो बेसिकली आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, हमेशा टेक्स्ट बुक रखिए, बहुत काम आएगी, ठीक है। सो एक सेकेंड ना, अच्छा फेज का मैं डेफिनेशन लिखना भूल गया ना, रुको रुको रुको, फेज का डेफिनेशन। सो फेज का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा खूबसूरत कलर से लिखता हूं। तो बेसिकली फेज का जो डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन अ वेव, ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल का वेव में जो भी स्टेट है, स्टेट मतलब उस वक्त जो उसकी दशा है, वो यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है, जो भी है वो उसका बेसिकली क्या होता है, फेज होता है। तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव, ठीक है, स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, हिलने वाला पार्टिकल इन अ वेव इज नोन एज इट्स फेज, ठीक है, इज नोन एज इट्स फेज। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन अ वेव इज नोन एज इट्स फेज, ठीक है। खोपड़ी में बातें घुसी सभी के। अच्छा अब ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, तो लिखने में वक्त हम लोग जरा भी गवाएंगे नहीं, जाया नहीं करेंगे, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। सो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे डायरेक्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या याद रखना है। तो ट्रांसवर्स वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक 3 मार्क्स के लिए आता है, 6 पॉइंट्स लिखना होते हैं, 6 पॉइंट लिखना होंगे, तो सभी लोग ध्यान देंगे। तो 3 मार्क का सवाल ये बेसिकली अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। एक सेकेंड, वेयर इज द पेन, यहाँ है पेन। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव का क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। चलने का डायरेक्शन ये, हिलने का डायरेक्शन ये, चलने का डायरेक्शन ये, हिलने का डायरेक्शन ये। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? चलता हूं मतलब हिलता हूं ऐसे, चलता हूं ऐसे, हिलता हूं ऐसे, चलता हूं ऐसे, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज इट? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। सो ये ट्रांसवर्स वेव। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, व्हेन ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू द मीडियम, जब ट्रांसवर्स वेव गुजरती है मीडियम में से, तो मीडियम बट जाता है ट्रफ में, क्रेस्ट में, ट्रफ में, क्रेस्ट में, ट्रफ में, क्रेस्ट में बट जाता है, बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ बन जाते हैं। So when transverse wave passes through medium, medium divided into alternate, alternate मतलब एक के मतलब ऐसा, ये crest बना फिर ट्रफ बन गया फिर से crest, इसको बोलते हैं alternate, alternate, ठीक है। तो into alternate crests and troughs, ठीक है, troughs।
when transverse wave passes through medium divided into alternate crest and trough, that's it. तो क्रेस्ट और ट्रफ बन जाते हैं पूरे मीडियम में। खोपड़ी में बातें घुस रही है, ठीक है। अब यहां पे एक और तीसरी प्रॉपर्टी बोला है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट इन द सेम फेज। ये देखो और ज्यादा ऑफिशियल इन लोगों ने डेफिनेशन दे दिया, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ का और ऑफिशियल डेफिनेशन क्या बोल दिया, कोई भी दो पार्टिकल्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं उनके बीच का गैप, और कौन से पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब क्या, या तो दोनों मीन पोजीशन पे हैं, देखो इधर देखो, ठीक है, ये देखो, अबे यहां था पार्टिकल, सेम फेज पे पहुंच गया ना, सेम फेज, या फिर ये हो गया आपका दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रफ, दोनों का क्रेस्ट। अबे पार्टिकल्स जो हैं, लिसन, तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ या दो क्रेस्ट या दो ट्रफ या दो मीन पोजीशन के पार्टिकल, दे आर कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले लोग हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एनी टू मतलब कॉन्जिक्यूटिव वाले एनी टू पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। अरे खोपड़ी में बातें घुसी मेरे दोस्त। फिर क्या है, जब क्रेस्ट एंड ट्रफ आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी भी लेके जाते हैं। तो वेव का काम क्या है, वेव का काम है एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेके जाना। तो मैं यहां से कुछ बात कर रहा हूं, ये हवा हिल रही है, तो हवा हिलना एक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हवा के हिलने की आपके कान में घुस रही है, आपके कान का पर्दा हिल रहा है, तो ब्रेन उसको साउंड की तरह जनरेट कर रहा है। तो क्रेस्ट और ट्रफ जब मीडियम में चलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ मीडियम में जब चलते हैं, एडवांस करते हैं, एडवांस मतलब आगे जाना एडवांस करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। दैट्स इट। ये हो गया चौथा पॉइंट। क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अरे खुपड़िया में आई का बात तो हार कळलं सगळ्यांना। अरे आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो एनर्जी ट्रांसफर होती है, समझ में आया, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, फिर क्या है, लिसन सुनिए, ये बहुत ही मजेदार बात है। ट्रांसवर्स वेव या तो सॉलिड्स में से जाती है या फिर सरफेस ऑफ लिक्विड में से जाती है, लिक्विड के अंदर नहीं जाती है। ट्रांसवर्स वेव जो रहती है ना, सरफेस ऑफ द सॉलिड के अंदर बाहर से जा सकती है, या फिर लिक्विड के सिर्फ ऊपर से जा सकती है। जैसे पानी की जो वेव है ना, पानी की सिर्फ सरफेस पे होती है, पानी के अंदर नहीं होती है। पानी के अंदर जो वेव्स बनती है ना, ट्रांसवर्स नहीं बनती कभी, सरफेस पे ही बनती है ट्रांसवर्स। और अंदर जो बनती है ना, लॉन्जिट्यूडनल रहती है। लॉन्जिट्यूडनल जो शार्क्स बातें करती हैं आपस में, वेल्स बातें करती हैं आपस में, 10-10 किलोमीटर दूर तक जो वेव भेजती हैं, वेल्स बातें करती हैं, मेट्स ढूंढती हैं अपना, क्योंकि कितना विशाल का जानवर है, तो एक एक जानवर को बड़ा बड़ा इलाका लगता है। तो अगर एक वेल यहाँ है तो दूसरी वेल सीधा 10 किलोमीटर दूर रहेगी, तो उससे बात करने के लिए उन्हें वेव्स छोड़ना पड़ती हैं। और जो वेव्स छोड़ते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही होती है, न कि ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। समझ में आया। तो खाली इतना याद रखेंगे, ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में बनती है, सॉलिड में, या फिर लिक्विड में बनेगी तो सिर्फ सरफेस पे बनेगी, बाकी कहीं नहीं। और लॉन्जिट्यूडनल वेव हर जगह बन सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो भूकंप वाली जो वेव रहती हैं वो भी ज्यादातर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो कि अंदर बनती हैं, किसके, सरफेस मतलब सॉलिड के अंदर, अर्थ के अंदर बनती है। अर्थ क्या है, सॉलिड है ना, ठीक है। सो बेसिकली लिसन, ट्रांसवर्स वेव्स सिर्फ सॉलिड में बन सकती हैं या सरफेस ऑफ लिक्विड पे। लॉन्जिट्यूडनल तीनों में बन सकती है, ठीक है। यहां पे लिखा है ट्रांसवर्स वेव गैस में नहीं बनती और अंदर से नहीं जाती लिक्विड के, ठीक है। ये बात याद रखना, इसको छोड़ दो, इतना पॉइंट ही काफी है, ठीक है, ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर क्या, व्हेन ट्रांसवर्स वेव्स एडवांस और मीडियम, हाँ, ट्रांसवर्स वेव्स के चलने से नो चेंज इन प्रेशर। व्हेन ट्रांसवर्स वेव्स एडवांस, नो चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कोई बदलता नहीं है। प्रेशर क्यों बदलेगा, प्रेशर तो तब बदलेगा ना जब आप कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन करोगे, तो कॉम्प्रेशन में प्रेशर बढ़ जाएगा, रेयरफेक्शन में प्रेशर घट जाएगा। तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन में प्रेशर चेंज होता है, ट्रांसवर्स वेव में यानी कि क्रेस्ट ट्रफ में प्रेशर चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव जब चलती है तो नो चेंज इन प्रेशर, बस। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना। अब 2 पॉइंट और भी पढ़ा दे रहा हूं, 2-3 पॉइंट, इसमें से आपको खाली 6 याद करके लिखना है। तो इफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल along the path are constrained to be single plane, then the wave is called plane polarized। अब ये जो बेसिकली, सुनो, इतना लंबा चौड़ा है, इसको भूल जाइए। पोलराइज्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 7।
तो वहां पर डिटेल में पोलराइजेशन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बात खाली अभी दिमाग में फिलहाल के लिए पॉइंट्स के लिए एग्जाम के तरफ से बिठा लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर सकते। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी मीडियम है जिसमें ट्रांसवर्स वेव बनना है, ट्रांसवर्स वेव बनना है मतलब सॉलिड में बनती है, सॉलिड में बनती है, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में बनती है, और सॉलिड में अगर ट्रांसवर्स वेव को बनना है तो उसे आवश्यकता है इलास्टिसिटी ऑफ शेप की। उसके पास क्या होना चाहिए, ईटा होना चाहिए। मीडियम के पास क्या होना चाहिए, ईटा। ईटा मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आई होप के आपको याद है, हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कोई चीज इसी जिंदगी में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। उसमें पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ शेप या फिर ईटा। तो अगर ट्रांसवर्स वेव को बनना है तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप चाहिए या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए, ठीक है। चलो, अब जैसी प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़ी है ट्रांसवर्स की, वैसी लॉन्जिट्यूडनल की भी पढ़ लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं आपके। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। तो जब पैरेलल वाइब्रेट करेंगे तो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल, परपेंडिकुलर वाइब्रेट किया तो भाई वो तो ट्रांसवर्स हो जाएगा ना, पैरेलल लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। जब लॉन्जिट्यूडनल वेव पास होती है मीडियम से तो मीडियम बट जाता है किसमें, कॉम्प्रेशन में और रेयरफैक्शन में, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन में बढ़ जाता है। और जैसे वहां पे क्रेस्ट और ट्रफ में बढ़ जाता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन में बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, लिसन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन यहां भी दे दिया है। तो जो दो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके बीच का जो गैप है वही वेवलेंथ है। तो सेम बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, हैविंग द सेम फेज इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो ये डेफिनेशन आप यहां भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, हाँ, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स चलने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, यानी कि बल्क मॉडुलस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बल्क मॉडुलस। क्या रहना चाहिए, बल्क मॉडुलस। क्या रहना चाहिए, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस अति आवश्यक है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या रहना चाहिए, बल्क मॉडुलस। अरे खोपड़ी में बातें घुसनी मेरे दोस्त। सो बल्क मॉडुलस चाहिए। क्या चाहिए, बल्क मॉडुलस। वहां पे क्या चाहिए था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। यहां पे चाहिए बल्क मॉडुलस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जब बढ़ते हैं, एडवांस करते हैं, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जब एडवांस करते हैं मीडियम में तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ये तो हमको मालूम ही है, ठीक है। यहां पर जब लॉन्जिट्यूडनल वेव जब चलती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव जब चलती है तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों बदलते हैं। मैंने कहा था कि कॉम्प्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, रेयरफैक्शन में प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर डेंसिटी दोनों बदलती है। ट्रांसवर्स में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनको पोलराइज नहीं कर सकते हैं, ये आपको बस इतना ही रट्टा मार लेना है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना हार्ड भी नहीं है। आई होप कि आपने टेक्स्ट बुक में पूरा मार्क कर लिया है, ठीक है। सो सिंपल ही है मेरे दोस्त, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेव, देखो लोगों ने लिखा भी है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है, जो जैसे मैंने बताया था ना आपको। सो मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक ही बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। तो याद रखना। सो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखो तो भी वेव है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखो तो भी वेव है। दोनों ही वेव है, ठीक है। दोनों ही वेव की
एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आया? तो बस वही यहां पे दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव। ठीक है, अब स्पीड अपने को देखना है, स्पीड का। वैसे ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड रहती है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, और ये फॉर्मूला आप लोग को 12वीं में 12th स्टैंडर्ड में फिर से आएगा। सो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है, गति होती है, स्पीड जो होती है बेसिकली वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दैट इज v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t by m, where t is what? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन, टेंशन खाली याद रख लो। और ये रहता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपने कीला लिया और कीले में धागा रखा था, पकड़ के खींचा छोड़ा, तो धागा ऊपर और नीचे, नीचे जो जाता है, ऊपर नीचे जो हिलता है धागा, है ना, ऐसे भी हिल सकता है या फिर ऐसे भी हिल सकता है, ऐसा ऊपर नीचे ऐसे करके। तो ऐसा लूप्स बन सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हिल सकता है धागा, ऐसे हिल सकता है। तो जो धागा हिल रहा है उसकी जो हिलने की स्पीड है, मतलब वेव के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने की जो स्पीड है, ट्रैवल करने की स्पीड है, वो डिपेंड करती है कि कितनी खिंची हुई है स्ट्रिंग, धागा कितना खिंचा हुआ, कितना टाइट है, उस पर भी डिपेंड करता है। और धागे का मास पर यूनिट लेंथ, कि धागा कितना हल्का है, कितना भारी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद रखना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं साउंड वेव पढ़ रहे हैं जो कि लॉन्जिट्यूडनल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बस खाली इस बात को याद रखिए। अब सुनिए, अब हमारे न्यूटन भैया है, न्यूटन भैया, आपको मालूम है न्यूटन एक ऐसा इंसान है जिसका हाथ हर चीज में घुसा हुआ है। तो न्यूटन हर जगह मौजूद है, हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूटन हर जगह है। सो लिसन वेरी केयरफुली, न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन का फॉर्मूला क्या था स्पीड ऑफ साउंड के लिए? स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या था? सो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया, ध्यान से सुनना। न्यूटन ने बोला कि स्पीड जो है वो डिपेंड करती है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी ना, कि मीडियम कितना हिल सकता है। मीडियम एकदम कड़क रहेगा तो शायद ना भी हिले, ऐसा नहीं होता है हिलता सभी कुछ है। लिसन, फॉर एग्जांपल अपने जो पृथ्वी है वो भी तो हिलती है ना भूकंप से, ठीक है। तो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस पर डिपेंड करेगा मीडियम के, और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल्स हैं कितने हैवी हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। सो डेंसिटी ऑफ मीडियम, सो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस और डेंसिटी पे। अब यहां पर न्यूटन से एक छोटी सी गलती हो गई। न्यूटन ने इलास्टिसिटी मॉड्यूलस लिखा, वो राइट है, वो राइट है, लेकिन इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो गलत लिखा उसने। न्यूटन ने बोला एज कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। सुन लेना न्यूटन का डायलॉग, ये न्यूटन का डायलॉग है। एज कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ट्रैवल या फॉर्म बनते हैं धीरे से, फॉर्म स्लोली, एज कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म स्लोली, धीरे से बनते हैं कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। Hence there is sufficient time for heat generated in compression to travel to cooler rarefaction. Hence propagation of sound is an isothermal process. Isothermal process. और बोलेंगे सर ये जो आपने इतना लंबा चौड़ा डायलॉग लिखा है ना भाई, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, पूरा बाउंसर गया। अरे लिसन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, खूब सोपा आहे, बहुत ही इजी है। सो लिसन कैसे, सुने। न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि एक मीडियम में जब साउंड चल रहा है, एक मीडियम में जब साउंड चल रहा है, यहां से वहां जा रहा है,
तो जो कॉम्प्रेशन बना, अब सुनो, गैस को दबाओगे ना जबरदस्ती तो गैस गर्म होती है, गैस गर्म होती है। अबे तुम लोगों ने जो साइकिल वाला पंप लिया होगा बचपन में, हवा भरी होगी तो वो पंप गर्म हो जाता है। तो बेसिकली जब आप दबाओगे हवा को तो गर्म होगी, और जब उसे फैलाओगे तो ठंडी होगी। तो गैस को अचानक में दबाया तो गर्म होती है, फैलाया तो ठंडी होती है। तो न्यूटन ने यह कहा कि जब हम बातें करते हैं तो आवाज दब भी रही है, फैल भी रही है, दब भी रही है, फैल भी रही है, दब भी रही है, फैल भी रही है, दब भी रही है, फैल भी रही है। सो कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन बन रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ऐसा न्यूटन ने गलत अज्यूम कर लिया। न्यूटन ने कहा कि ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस है तो कॉम्प्रेशन में जो गर्मी पैदा हुई और रेरफैक्शन में जो ठंडी पैदा हुई, तो इन दोनों के पास सफिशिएंट वक्त है, सफिशिएंट टाइम है यहां से वहां जाने का और टेम्परेचर इक्वलाइज करने का। तो जब भी हम बात करेंगे तो गर्मी जो बनी वो ठंडी की तरफ चली जाएगी, तो गर्मी ठंडी दोनों बराबर का टेम्परेचर होके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। कॉम्प्रेशन की गर्मी, रेरफैक्शन की ठंडी आपस में मिक्स हो जाएंगे और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये यहां से वहां तक, जहां तक भी हम बातें कर रहे हैं, वेव चल रही हैं, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लिसन, जो बच्चे को ये बात अभी तक भी समझ में नहीं आई है, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अब आपको समझ में आना ही चाहिए। लिसन वेरी केयरफुली। जब तुम बात कर रहे हो, यहां पे बन रहा है कॉम्प्रेशन, लेयर्स सिकुड़ रही हैं, फिर आगे जाके बन रहा है रेरफैक्शन, लेयर्स बिखर रही हैं। तो भैया सिकुड़ने पे गर्मी पैदा होती है, बिखरने पे ठंडी आ जाती है, गर्मी कम हो जाती है। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा, पे गर्मी कम। ये प्रोसेस अगर सच में स्लो प्रोसेस है तो यहाँ की गर्मी ठंडी की तरफ चली जाएगी, बिकॉज हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है। तो पूरे पूरे मीडियम में टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जब हम बात करेंगे तो यहां से वहां तक एक ही टेम्परेचर रहेगा। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, ऐसा न्यूटन का मानना था। लेकिन न्यूटन के मरने के बाद एक और नया न्यूटन पैदा हुआ इस दुनिया में, जो कि बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट है। इसका नाम है लैपलास। लैपलास, इसकी कहानी डिटेल लेक्चर में मैं सुनाऊंगा कभी। इसकी कहानी, बहुत ही फैंटास्टिक साइंटिस्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। एक सेकंड यार, क्या हो गया भाई, सब मीडिया लग रहा है। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो लैपलास नाम का जो साइंटिस्ट पैदा हुआ फ्रांस में, न्यूटन तो इंग्लैंड में था, लैपलास जो है जो फ्रांस में पैदा हुआ, इसने बोला कि भाई न्यूटन भैया रॉन्ग थे, न्यूटन वॉज रॉन्ग। तो लैपलास ने कहा कि न्यूटन जो था वो रॉन्ग था। एंड बेसिकली होता यह है कि जो कॉम्प्रेशन बनता है ना, उसकी गर्मी वहीं के वहीं रहती है, और रेरफैक्शन जो बनता है उसकी ठंडी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। तो गर्मी को यहां से वहां जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो जो पॉइंट पे कंप्रेशन बना वहां पे गर्मी ही रहेगी, जो पॉइंट पे रेरफैक्शन बना वहां सर्दी ही रहेगी, ठंडी ही रहेगी। तो पूरा मीडियम में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि हीट कंटेंट एट एवरी प्लेस इज कांस्टेंट। हीट जो जहां बनी वो वहीं की वहीं उतनी की उतनी रहेगी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ठंडा हो, गर्म हो, जो भी हो, वहीं के वहीं रहेगा, वो यहां से वहां जाएगा नहीं। तो साउंड जब प्रोपेगेट होता है तो टेम्परेचर हर पॉइंट पर सेम नहीं होता है, बल्कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। खाली हीट कंटेंट जहां भी जो है वो फिक्स रहता है। तो ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो सुन लीजिए, इन लोग के बीच में चल रही एक जंग, शब्दों की जंग, वॉर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की जंग। तो ये कहता है आइसोथर्मल, ये कहता है एडियाबैटिक। जो डायलॉग मैंने यहां लिखा वो डायलॉग फिर से वापस वहां नहीं लिखूंगा, वहां पे आपको खाली यहां पे आइसोथर्मल हटा के वहां पे एडियाबैटिक डाल देना है। और यहां पे कहा था कि ये स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन स्लो है, कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन स्लो है। तो यहां से वहां जाने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो टेम्परेचर फिक्स है। वहां आप क्या बोलोगे, कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन फास्ट है तो सफिशिएंट टाइम नहीं है यहां से वहां जाने के लिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर और हीट सेम चीज नहीं है, टेम्परेचर और हीट के बीच में रिश्ता जरूर है, बट टेम्परेचर और हीट सेम चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। टेम्परेचर और हीट के बीच में रिश्ता है, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो लैपलास ने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब देखो उसमें हुआ क्या। तो न्यूटन ने आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस यूज किया।
सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ होता है प्रेशर के बराबर। प्रेशर, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, दिस इज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। टेम्परेचर सेम है ना, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। उसने कौन सा मॉड्यूलस यूज किया है? आइसोथर्मल वाला बल्क मॉड्यूलस यूज किया है। कौन सा वाला? आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। और जो लेप्लास ने यूज किया है वो है एडियाबैटिक, यानी कि हीट कांस्टेंट वाला, और वो होता है गैमा प्रेशर। ये होता है सिर्फ प्रेशर, वो होता है गैमा प्रेशर। ये होता है प्रेशर, वो होता है गैमा प्रेशर। लिसन, अब आप बोलेंगे सर ये गैमा क्या चीज है? तो गैमा एक चीज है जिसे हम कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ये आपको 12th स्टैंडर्ड के थर्ड चैप्टर में समझ में आएगा। सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। वैसे स्पेसिफिक हीट खुद क्या होती है ये बात तो बेसिकली आपने समझ भी ली होगी, ये बात आपने वहां समझी होगी अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनीवे सुनिए, तो न्यूटन के फॉर्मूले से जब निकाला गया प्रेशर अपॉन डेंसिटी करके, जब फॉर्मूला डाला गया, वैल्यूज डाला गया, तो साउंड की स्पीड आई 279.9 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही वाहियात स्पीड है, बहुत ही घटिया स्पीड है, क्योंकि साउंड की स्पीड इतनी है नहीं। न्यूटन के पैदा होने से भी पहले, जब न्यूटन पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले गैलीलियो और गैलीलियो से भी और पहले के लोगों ने साउंड की स्पीड एक्सपेरिमेंटली निकाला था। थियोरेटिकली कोई नहीं निकाला था, थियोरेटिकली न्यूटन ने पहले निकाला था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था साउंड की स्पीड, तो उन लोगों को 300 के ऊपर आंसर आया था। और आज के जमाने में जो उसकी एक्चुअल स्पीड साउंड की हम लोग जानते हैं, एग्जैक्ट स्पीड, उससे ये वैल्यू 16% गलत है। 16% का एरर है इसके अंदर, 16%। तो न्यूटन ने गलत स्पीड निकाली है, लैपलास ने सही स्पीड निकाली। तो लैपलास ने जब फॉर्मूले में डाला अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाई डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो, इसको रो बोलते हैं, ये भी ग्रीक सिंबल है। तो यहां पे उसको जो आंसर आया 332.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही एक्यूरेट है। इसमें 1% की गलती भी नहीं है, 1% की भी गलती नहीं, इतना जबरदस्त निकाला इसने। ठीक है, सो लैपलास वाज अ वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। सो ये था न्यूटन का फॉर्मूला, ये था लैपलास का। इसके ऊपर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। साउंड में से कुछ पूछना है तो लोग पहले इसको पूछते हैं, समझ में आ रहा है? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप सारे विद्यार्थियों ने जो है बेसिकली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो न्यूटन का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ई बाई रो, और ई के बदले प्रेशर लिख दिया। ठीक है, प्रेशर, ये न्यूटन का फॉर्मूला है। और जो अपना लैपलास है उसने ई के बदले गैमा पी लिखा, गैमा पी। ठीक है, तो ये लैपलास का फॉर्मूला है, गैमा पी बाई रो, है ना, लैपलास का फॉर्मूला, समझ रहे हैं, गैमा पी बाई रो। तो इससे जो वैल्यू आई है 332.3 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कौन कौन सी चीजें साउंड पे असर डाल सकती हैं, प्रभाव डाल सकती हैं? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड की वेलोसिटी पे, साउंड की स्पीड पे कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पैरामीटर्स प्रभाव डाल सकते हैं? ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो पहला हम लोग लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा बाद में लिखेंगे, जगह शायद कम पड़ जाए तो इसीलिए तीसरा बाद में लिखेंगे। सो ध्यान दीजिए, लिसन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर वाले पे पहले ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो करेक्ट फॉर्मूला है, जो सही फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वो है अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाई रो। रो मीन्स डेंसिटी, पी मीन्स प्रेशर। तो ये प्रेशर का साउंड की जो वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। तो देख के तो ऐसा लगता है कि वेलोसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और रूट ऑफ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा लगता है, बट ये गलत है।
सो लिसन वेरी केयरफुली, कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। सो V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा, यहां पे आ जाएगा PV बाई एम। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? गैमा की सॉरी रो की जगह पे मैंने m लिखा अपॉन v लिखा, रो की जगह पे मैंने m अपॉन v लिखा, तो जो नीचे का जो v था वो ऊपर चला गया, तो PV बाई एम हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा nRT बाई एम। सो इससे तो अब एक बात ये जाहिर हो रही है, साफ हो रही है, समझ में आ रही है ये बात कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं अगर टेम्परेचर फिक्स है। ये आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिख रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एक इंपॉर्टेंट बात को सुनेंगे और समझेंगे। टेम्परेचर पूरे मीडियम का अगर ना बदले, जैसे कि इस रूम में भी टेम्परेचर चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, बाहर गर्मी है थोड़ी सी तो 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पूरे के पूरे शहर में ही है, पूरे के पूरे इलाके में ही है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो फिक्स है। तो अगर तुमने टेम्परेचर फिक्स रख दिया, एन और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर तुमने फिक्स कर दिया, एन और आर पहले से ही कांस्टेंट है, तो पीवी भी कांस्टेंट हो गया ना, पीवी भी कांस्टेंट हो गया। तो पीवी अगर कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी अगर कांस्टेंट हो जाएगा और बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ही, मास ऑफ द गैस, गैमा ऑफ द गैस दोनों कांस्टेंट है ही, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई ना। तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो पीवी भी नहीं बदलेगा। अब आप बोलेंगे सर प्रेशर बढ़ा तो, अरे बढ़ने दो ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई होकर पीवी कांस्टेंट ही रहेगा। सो इफ टी डज नॉट चेंज, अगर टी नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला, देन पीवी विल नॉट चेंज, सो पीवी विल नॉट चेंज, हेंस प्रेशर चाहे बढ़े या घटे, वी विल नॉट चेंज, देयरफॉर वी विल नॉट चेंज ड्यू टू प्रेशर अलोन। अकेले प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेशर अगर बदल भी गया ना कुछ नहीं होने वाला है। प्रेशर बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा मेरे भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो पीवी कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पीवी कांस्टेंट रहेगा, तो इस फॉर्मूले में पीवी आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो बहुत ही बचकाना था, खाली वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा लैप्लास वाला जो कि सही फॉर्मूला है, डेंसिटी की जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम डाल दिया, तो ये आपको पीवी अपॉन एम आ गया, गैमा पीवी अपॉन एम, और बोल दिया पीवी होता है एनआरटी। तो टी नहीं बदलेगा तो पीवी नहीं बदलेगा, पीवी नहीं बदलेगा तो प्रेशर बदले चाहे ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे तो डिपेंड नहीं करता है, ये बात हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी है, राइट। लेकिन टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है ना मेरे भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, हाँ क्या ना, टेम्परेचर पे। तो वही चीज हम लोग यहां पे लिखेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट गैमा एनआरटी बाई एम। सो वेलोसिटी डिपेंड करती है रूट ऑफ टेम्परेचर पे, बिकॉज बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। सो देयरफॉर वेलोसिटी एट सम टेम्परेचर अपॉन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम टेम्परेचर अपॉन वेलोसिटी एट 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली। अबे मेरे भाई, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, v2 बाई v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 बाई t1, तो वही लिखा है मैंने। तो ये तो कुछ तो टेम्परेचर की वेलोसिटी है, ये जीरो टेम्परेचर की वेलोसिटी है, ये कुछ तो टेम्परेचर है, 0 टेम्परेचर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो देयरफॉर vt बाई v नॉट इक्वल टू, यहां पर जो है t को लिखेंगे आप t प्लस 273 और यहां पे लिखेंगे 273। ऐसा क्यों करेंगे?
ऐसा क्यों करेंगे? कौन है, कौन सज्जन है या कौन देवी है जो मुझे इसका आंसर देगी? कौन बताएगा भैया मुझे इसका आंसर? बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अरे भैया 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही होता है सिंस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस था, 273 केल्विन लिख दिया। एंड एनी टेम्परेचर, एंड कोई भी टेम्परेचर रहने दो, उसमें 273 ऐड कर देते हैं ना, तो आपका केल्विन वाला टेम्परेचर बन जाता है। कोई भी सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो तो केल्विन वाला टेम्परेचर बन जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो सिंस ये रीजन हो गया। सो देयरफॉर Vt by V0 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, ध्यान से देखना क्या बन रहा है उसको अब ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस टी बाई 273 रेज टू हाफ। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा है? सुनो बच्चा लोग सुनो, ये रूट जो था ना, रूट को मैं लिख सकता हूँ रेज टू पावर 1/2। अरे रूट को क्या लिख सकते हैं? रेज टू पावर 1/2। रूट को लिख सकते हैं रेज टू पावर 1/2 बराबर। टी डिवाइड बाई 273 अलग करो और 273/273 अलग करो। टी डिवाइड बाई 273 अलग करो, 273/273 अलग करो। तो बेसिकली जब 273/273 अलग किया तो 1 आया और t/273 यहाँ पे लिख दिया। समझ गए? इतना मैथमेटिक्स बच्चा सबको आता है ना? नहीं आता तो खाली एक बार देख लो, फिर इसको मिटा दूंगा। तो बेसिकली जो अंडर रूट था, अंडर रूट को ही मैंने खाली लिख दिया 1/2। यहाँ पे हो गया t/273 और यहाँ पे हो गया 273/273। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। तो वही मैंने लिखा है 1 प्लस t/273। समझ गए बच्चा लोग? सो इट्स डैम इजी। अरे बहुत ही बचकाना है, जैसे अपन बोलते हैं ना मराठी लैंग्वेज में अपन, अरे खूब चिंदी है रे, चिंदी। इट्स डैम इजी, कम ऑन। सो इट्स वेरी इजी। सो देयरफॉर Vt by V0 is equals to 1 प्लस अल्फा टी रेज टू हाफ। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं लेट 1/273 इक्वल टू अल्फा। अरे बार बार 273 लिखना बोले तो टेंशन का काम है ना, बार बार हाथ दुख रहा है मेरा, तो हम लोग उसको ले लें अल्फा। ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन तो क्या मिलेगा मालूम है? 1 प्लस अल्फा टी रेज टू हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस हाफ अल्फा टी, इतना आ जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपांशन है जहां पे हम लोगों ने हायर पावर्स इग्नोर किए। हायर पावर्स, अभी हायर पावर क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है उसको भूल जाओ भाई, ये वन शॉट लेक्चर है। ठीक है। सो आफ्टर इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ अल्फा टी के हायर पावर्स को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, मतलब 1 प्लस हाफ अल्फा टी आ जाएगा। सो देयरफॉर Vt इज इक्वल टू V0, ये V0 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, Vt है, V0 उधर चला गया, ये बन जाएगा 1 प्लस टी बाई 2 इंटू 273 बराबर। अरे 1 प्लस अल्फा टी है, 1 प्लस अल्फा टी का क्या बन गया था? 1 प्लस हाफ अल्फा टी। अरे हाँ क्या ना, 1 प्लस अल्फा टी रेज टू हाफ का क्या बन गया था? 1 प्लस हाफ अल्फा टी। तो 1/2 तो 2 लिखा है ना नीचे मैंने, हाँ क्या ना, और अल्फा की वैल्यू क्या थी? 1/273, वो भी लिख दिए। समझ में आया बच्चा? तो सिर्फ इसको याद रखो। अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग, अगले पेज पे। सो Vt इक्वल्स टू V0 1 प्लस टी बाई 546। 273 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 546 आएगा। अरे मेरे भाई 2 इंटू 273 क्या होगा? 546। समझ गए? 546 आएगा। सो जैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? सुनो Vt इक्वल टू, अंदर ले लो पहले V0, यहाँ पे V0 ले लो बराबर, V0 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लो। अब V0 की वैल्यू सिर्फ यहाँ डाल दो, सिर्फ यहाँ। सो V0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास? 331 के आसपास है, विच इज अ वेरी गुड वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय 546, ये एक्चुअल वैल्यू है आज के ज़माने के हिसाब से। एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मैं आज के ज़माने की वैल्यू कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक।
आज के ज़माने की वैल्यू कितनी है, नहीं 332 है, सॉरी, हाँ छोटा सा गलती हो गई, ठीक है 332, 332 है, 332 कितना है, 332 है। सो 332 बाई 546 इंटू टी, ठीक है, जैसे डिवाइड करेंगे ना अपने को आ जाएगा 0.61 टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला कि हाउ इट चेंजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे चेंज होगा। सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने 1 डिग्री बढ़ाया, खाली 1 डिग्री, तो स्पीड में 0.61 ऐड हो जाएगा, मतलब 332, सुनो सुनो, इफ टी इंक्रीजेस बाई 1 डिग्री देन क्या बन जाएगा, 332.61, ये स्पीड हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़ाया तो 2 × 0.61 करो तो 1.22 हो जाएगा, 1.22, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2 डिग्री बढ़ाने में, 2 डिग्री अगर बढ़ाया तो बन जाएगा 333.22, समझे, ऐसा स्पीड बढ़ते आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बेसिकली बहुत ही प्यारा हमको फॉर्मूला मिल चुका है। चलो इसको अब भूल जाओ। लास्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब तक आपने क्या क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, जो हवा में नमी रहती है ना, नमी या मॉइस्चर रहता है हवा में, वाटर वेपर रहता है, तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अरे भाई अब तक क्या क्या देख लिया मेरे दोस्त, अब तक हमने क्या क्या देखा, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और अब देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। सो लिसन, वी नो दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। कहां से आया, कहां से आया, अपने फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा एन आर टी बाई रो। समझ में आ रहा है। तो अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर सब कुछ फिक्स रहा, अगर सब कुछ फिक्स रहा तो भाई नीचे क्या आएगा, सिर्फ डेंसिटी आएगा ना भाई, डेंसिटी आएगा, समझ रहे हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जिंदगी आसान बनाने के लिए कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर इक्वल्स टू डेंसिटी अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब नमी वाली एयर, इज वेलोसिटी इन ड्राई एयर अंडर रूट ऑफ डेंसिटीज। तो हवा की डेंसिटी ड्राई एयर की रहती है 1.29, इसकी रहती है 0.81 इन जनरल एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतनी रहती है, इतनी रहती है। तो आंसर आपको आ जाएगा। अरे यहाँ पे ड्राई एयर का 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है वेलोसिटी, 332 है ना, डाल दो आंसर आ जाएगा। तो बस खाली ये हमको इतना ही बताना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। देखो चेक कर लो टेक्स्ट बुक में, देखो कहाँ तक गया, देखो टेक्स्ट बुक में, ये तो अपना पुराना वाला हो गया, टेक्स्ट बुक में कहाँ तक गया है, यहाँ तक ही गया शायद, है ना। इसके आगे गया है क्या, एक मिनट देखना दो, इसके आगे गया है टेक्स्ट बुक, नहीं गया है ना, हाँ गया गया गया, लिखा है, खाली लिख दिया बस, कैलकुलेट नहीं किया है, देखो लिख दिया है। मॉइस्ट एयर का 0.81 है और ड्राई एयर का 1.29 है, बस 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 बस, कुछ किया नहीं, सॉल्व नहीं किया। तो लिसन, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ रहा है कि ये रेशियो 1 से बड़ा है। अरे ये चीज़ 1 से बड़ी है ना, तो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी चीज़ अगर वीडी से मल्टीप्लाई होगा तो वीएम बड़ा रहेगा, तो वीएम इज ग्रेटर देन वीडी। तो हवा में अगर नमी ज्यादा रही, हवा में नमी ज्यादा रही तो साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, स्पीड ज्यादा रहती है मॉइस्ट एयर में, ड्राई एयर में स्पीड कम रहेगा, मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा रहेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, मेन पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अब बस जरा सा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट रह गया है, तो देख लेते हैं छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स। एक सेकंड ना, ये क्या भाई निशान कहां से लग गए, चलो जाने दो। ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान देते रहेंगे बच्चा लोग। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा इसको सेव कर लूं ताकि टेंशन ना रहे।
चलिए आगे, यहां पर व्हाट इज एको? एको, अबे एको है, इको नहीं है, एको है, एको। क्या है एको? व्हाट इज एको? एको क्या होता है? लिसन, आप लोग नहीं ये लोनावाला घूमने फिरने जाते हो या महाबलेश्वर जाते हो, माथेरान जाते हो, और जो कोई और इंडिया में कहीं और से देख रहा है, तो भाई आप लोग जैसे चले जाते हो मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स पर, या फिर आप चले जाते हो नैनीताल में, देहरादून में, मसूरी में, हिमाचल में चले जाते हो कुल्लू मनाली शिमला में, और पहाड़ पे चढ़ के कहते हो पूजा, तो आवाज आती है बार बार गूंज के, पूजा 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 पूजा। तो ऐसा बार बार जो आवाज लौट के आ रही है इसे कहते हैं एको। समझ में आ रहा है? तो एको, एको, एको क्यों बनता है मैं आपको भी समझा रहा हूं, एको क्यों बनता है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ऐसी आवाज क्यों आती है सुनना जरा ध्यान से। तो आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना, बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनना। आपका जो कान है, कान, उसमें आवाज है ना 0.1 सेकंड के लिए जम के बैठ जाती है। मतलब जैसे मैंने बात किया तो आवाज है ना मेरे कान में घुसी और 0.1 सेकंड के लिए वैसी की वैसी बैठ गई, वो हटेगी नहीं। इस 0.1 सेकंड के बीच में कुछ और अगर कोई बोलेगा ना तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, मुझे सुनाई भी नहीं देगा। मैंने जो बोला वो 0.1 सेकंड के मेरे कान में फंस गया। तो इस 0.1 के अंदर अगर कोई भी कुछ भी कहता है तो मेरे कान को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो अगर आपको एको सुनना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि आपके मुंह से जो कान में आवाज जाके बैठी, उस 0.1 सेकंड खत्म होने के बाद आवाज फिर से लौट के आए, आवाज फिर से लौट के आए, तभी आप एको सुन पाओगे। होता क्या है, जैसे इस रूम के अंदर एको क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जब बातें कर रहा हूं तो यहां से दीवारों का जो डिस्टेंस है, इधर की दीवार हो गई, चाहे इधर की दीवार हो गई, चाहे उधर की दीवार हो गई, चाहे टीवी का डिस्टेंस हो गया, ये सारे डिस्टेंसेस इतने छोटे हैं कि साउंड टकरा के फटाक से 0.1 सेकंड के अंदर ही आ जाती है, तो एको सुनाई नहीं देता है। लेकिन यहीं पे अगर ये दीवार लंबी कर दी, बहुत ही लंबा सा हॉल ले लिया या खुला मैदान ले लिया, और दूर कहीं पे जाके चट्टाने हैं, दीवारें हैं, तो वहां जब मैं चिल्लाऊंगा तो आवाज जाएगी, पहले तो मेरे कान में डायरेक्टली घुसी, 0.1 सेकंड के लिए कान में बैठ गई। इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? परसिस्टेंस, साउंड का बने रहना, जमे रहना। तो लिसन वेरी केयरफुली, 0.1 सेकंड की आवाज मेरे कान में बैठ गई, लेकिन ये जो आवाज है जो मेरे कान में घुसी और आगे भी बढ़ी, अरे कान में भी जा रही है आवाज, सामने भी जा रही है, तो कान में घुस गई, 0.1 सेकंड के लिए बैठ गई, और जो आवाज सामने गई वो गई 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 गई, टकराई, आई 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 आई, 0.1 सेकंड गुजर चुका था, फिर मेरे कान को आवाज वापस से सुनाई दे सकती है। तो एको बनने के लिए जरूरी है कि जो डायरेक्ट आवाज आई और जो टकरा के आवाज आई, दोनों के बीच में 0.1 का फर्क हो। समझ में आया? तो 0.1 का फर्क, लिसन वेरी केयरफुली, 0.1 का फर्क। अच्छा, यहां पे 344 लिखा है स्पीड ऑफ साउंड, क्यों लिखा है ऐसा मालूम है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे, मतलब 22-25 डिग्री सेल्सियस जो रहता है ना टेम्परेचर, उस पर स्पीड ऑफ साउंड रहती है 344। तो रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे एको बनने के लिए 0.1 सेकंड का अपने को गैप चाहिए। मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का? 34.4, ऑब्जेक्ट का नहीं, 34.4 मीटर अगर साउंड चलेगी ना तो एको सुनाई देगा। समझो इस बात को, समझो। साउंड की स्पीड है 344, 344 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास वक्त कम से कम 0.1 का होना चाहिए। 0.1 से ज्यादा रहा तो अच्छी बात है, बट 0.1 कम से कम चाहिए। 0.1 के बाद ही साउंड वापस आना चाहिए। मतलब साउंड को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए पूरा घूम फिर के 34 मीटर चल के जब वापस आएगी ना साउंड, तब तक मेरा कान खाली हो चुका होगा और मुझे नई साउंड सुनाई दे देगी। मैंने जो बोला कान में बस गया, आवाज चल के गई चल के गई चल के गई। अगर 34 मीटर चलेगी ना तो 34 मीटर चलने को उसको 0.1 सेकंड लगेगा। अरे 0.1 सेकंड में 34 मीटर चलेगी साउंड। समझ में आ रहा है? तो यानी कि 34 मीटर अगर चल सकती है, 34 मीटर अगर चल सकती है साउंड, तो वो साउंड बाद में ही आएगी और मेरा कान तब तक खाली हो जाएगा, फिर मुझे एको सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? तो 344 की स्पीड से अगर 0.1 सेकंड तक साउंड चलेगी तो उसे 34 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाके मुझे एको सुनाई देगा। तो एको सुनाई देने के लिए 34 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। अब सुनो, 34 मीटर यहां से दीवार हो ऐसा जरूरी नहीं है, 34 मीटर यहां से दूर दीवार हो ऐसा जरूरी नहीं है। 17 मीटर पे काम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आवाज जाएगी 17 मीटर, आएगी 17 मीटर, हो गया ना 34 मीटर। तब तक 0.1 सेकंड इलैप्स हो चुका होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 0.1 सेकंड पार हो चुका होगा। तो 17 मीटर दूर अगर दीवार है तो एको सुनाई देगा। तो इसलिए अगर आप कोई बड़े हॉल में जाते हो, वहां पे चिल्लाते हो तो आवाज गूंज के वापस आती है।
समझ में आ रहा है? सो एको सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर गैप चाहिए, 17 मीटर्स। 17 मीटर बोला ना तो कम से कम 50 से 55 फीट का हॉल होना चाहिए, 55 फीट का हॉल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जगह आपको आवाज आएगी। तो वैसे ही होता है जब आप टाइगर पॉइंट पे, एको पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं जहां जहां उस पर जब जाते हो, जब आप पहाड़ों पे जाते हो और चिल्लाते हो नाम, तो आगे हिल्स रहती हैं। तो पहली हिल से टकराया, टकरा के आ गया, पूजा सुनाई दे दिया। फिर एक और हिल है जो कि काफी दूर है, तो उससे टकराया, वापस सुनाई दे दिया, वापस पूजा आ गया। अरे भाई, जो जो भी पूजा है कमेंट सेक्शन में प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है? सो जैसे एक नाम ले लिया है, ठीक है? तो गई टकराई वापस आई, गई टकराई वापस आई, गई टकराई वापस आई। तो टकरा टकरा के वापस आ रही है, तो इसे 3-4 बार रिपीट होगा। अगर एक ही हिल है, एक ही चट्टान है, बाकी फिर पूरा खुला हुआ है, कोई कुछ टकराने के लिए है नहीं, तो एक ही बार एको आएगा। तो आप बोलोगे पूजा, पूजा, बस एक बार आएगा। समझ में आ रहा है? एक ही बार आएगा। एनीवे, सो एको सुनने के लिए 17 मीटर गैप चाहिए, बस ये बात यहाँ पे डिस्कस की जा चुकी है, दैट इज एको। अब आप बोलेंगे सर मेरा घर तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन जब मेरा घर में मैं नया नया घुसा था, मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं, 17 मीटर का उसकी दूरी नहीं है, लेकिन जब मैं नया नया घर में घुसा था तो मुझे, जब मैं बात कर रहा था ना, मेरे को एको आ रहा था। गलत गलत गलत, तुम्हें एको नहीं सुनाई देता है? एक खाली कमरे में जब तुम घुसते हो, नया नया घर रहता है, नया नया ऑफिस रहता है, नया नया ऑफिस, नया नया घर, पूरा खाली है, तो जो तुम सुनते हो ना वो एको नहीं है, वो एको नहीं है, उसका नाम है रिवर्बेरेशन। क्या नाम है? रिवर्बेरेशन। उसमें ये होता है कि डिस्टेंस 17 मीटर तो है नहीं, 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 10 फीट 15 फीट डिस्टेंस है। तो आवाज जाती है, 10-15 फीट ट्रेवल करके वापस आती है। तो 0.1 सेकंड जब खत्म हो रहा है ना, पहले वाले साउंड का 0.1 सेकंड खत्म हो रहा है ना, तो दूसरा जो साउंड आया ना, वो 0.1 सेकंड के अंदर भी आया है, इसलिए एको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो भी तो 0.1 सेकंड के बाद थोड़ा सा रहेगा ना। पहला साउंड जाके 0.1 सेकंड बैठा, दूसरा थोड़ा दूर जाके वापस आ रहा है, फिर कान में बैठ रहा है, तो ये 0.1 सेकंड जो खत्म हो रहा है उसके बाद भी वो जरा सा रहेगा ना। तो आवाज खिंची खिंची सुनाई देती है खाली कमरे में, खाली बाथरूम में। जब आप सिंगिंग करते हो, बाथरूम सिंगिंग, तो आवाज जो सुनाई देती है खिंची हुई, लंबी, प्रोलॉन्ग्ड सुनाई देती है, प्रोलॉन्ग्ड। इसे कहते हैं रिवर्बेरेशन। सो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 17 मीटर नहीं है, बल्कि कम है, 15 फीट से भी कम है, 15 मीटर से भी कम है, 15 मीटर से कम, तो बेसिकली अपने को वही बात थोड़ी सी लंबी देर के लिए सुनाई देती है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्बेरेशन। क्या कहते हैं? रिवर्बेरेशन। इसका नाम रिवर्बेरेशन है, एको नहीं है। क्या है? एको नहीं है, इट इज रिवर्बेरेशन। वेयर द हेल इज दैट यार, कम ऑन, इट्स हियर रिवर्बेरेशन। ठीक है, स्पेलिंग दिख रही है आपको? सो रिवर्बेरेशन कहते हैं। ये रिवर्बेरेशन खत्म क्यों हो जाता है बाद में? खत्म क्यों हो जाता है? आपके घर में आप सोफा डाल देते हो, कर्टेन्स डाल देते हो, पर्दे डाल देते हो, चादर डाल देते हो, कपड़े डाल देते हो, बेड, पलंग, सब चीजें, और हर चीजें साउंड एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब रूम भर जाता है, तो जो आपने बोला डायरेक्टली कान में तो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट होके उतना ज्यादा वापस नहीं आता है, हल्का फुल्का वापस आता है, तो अपने को रिवर्बरेशन सुनाई देता नहीं है, ना के बराबर वापस आता है, पूरा का पूरा खा जाते हैं पर्दे, गद्दे। तो ऐसा रिवर्बरेशन थिएटर में ना हो, इसलिए थिएटर के अंदर क्या करते हैं आपको मालूम है ना? सीढ़ियों पे भी कपड़े बिछा देते हैं, गद्दे वाली कुर्सियां डाल देते हैं, दीवारें भी एकदम सॉफ्ट रहती हैं, उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, सीलिंग, फ्लोर, हर चीज कवर रहती है मोटे मोटे कपड़ों से, पर्दे वर्दे लगे हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है? रिवर्बरेशन नहीं होता है। ठीक है, रिवर्बरेशन नहीं होता है। ओके, एनीवे, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब यहां पर यही बोला है कि अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स मतलब क्या मालूम है? इट इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ साउंड प्रोपोगेट्स। साउंड कैसे काम करता है, साउंड कैसे जाता है, कैसे आता है, ये सारी बातों की पढ़ाई का नाम है अकाउस्टिक्स। और अकाउस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑडिटोरियम, सेमिनार रूम, हॉल डिजाइन करने के लिए, बहुत ही जरूरी है। तो जो लोग भी अकाउस्टिक्स में काम करेंगे या फिर आर्किटेक्ट भी बनेंगे जो लोग, तो वो लोग को अकाउस्टिक्स थोड़ा सा सीखना होगा, अकाउस्टिक्स, ताकि हॉल डिजाइन करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें बेसिकली जो है आपको पढ़ना होंगी। अब ये अकाउस्टिक्स वाला पार्ट वन शॉट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं कि 5-6 पॉइंट्स जैसे क्या दिमाग में रखना चाहिए जिससे कि एक अच्छा हॉल बनाया जा सके और हॉल में रिवर्बरेशन या एको नाम की चीज ना हो। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ने वाले। अब साउंड के अंदर 3 बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं, साउंड में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है पिच, एक होता है इंटेंसिटी, और एक होता है अपना क्वालिटी। पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी। सो पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी ध्यान से देखेंगे।
पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी। इसका एक और नाम है, पिच का नाम है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का एक और नाम है लाउडनेस, क्वालिटी का एक और नाम है टिम्बर। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं, बॉयज जब बात करते हैं, बॉयज की आवाज मोटी रहती है तो उसे कहते हैं लो पिच साउंड। बॉयज की आवाज लो पिच साउंड है, लो पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वही सेम बात जब लड़कियां करती हैं तो हाई पिच रहता है। क्या रहता है? हाई पिच, पतली आवाज। सो हाई पिच, हाई पिच क्या होता है? पतली आवाज होती है। हाई पिच क्या होता है? पतली आवाज होती है। हाई पिच होता है पतली आवाज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। और लो पिच मतलब मोटी आवाज। तो बॉयज की आवाज लो पिच रहती है, गर्ल्स की आवाज जो है हाई पिच रहती है। उसके बाद ये तो पिच हो गया, पिच इज अ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी या लाउडनेस क्या होगा? हाई, ये हो गया लो इंटेंसिटी। हाई, ये हो गया हाई इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है? सो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इंटेंसिटी या लाउडनेस। ठीक है। लाउडनेस का वैसे मेजरमेंट किया जाता है डेसिबल्स में। डेसिबल्स आपने सुना होगा, डेसिबल्स। ठीक है, डेसिबल्स करके यूनिट है। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में। ठीक है। क्वालिटी या टिम्बर, इसका यूनिट नहीं है, खाली इसमें है ना नंबर ऑफ हार्मोनिक्स देखे जाते हैं। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, ये यूनिट नहीं है। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स खाली देखे जाते हैं। हार्मोनिक्स क्या होता है ये आपको मैं 12th में सिखाऊंगा, सुपरपोजिशन वाले चैप्टर में, डोंट वरी। सो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स तो 12th का 6th चैप्टर है ना, वहां पे ये डिटेल में है। ठीक है। तो पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी, तीन चीजें। अब क्वालिटी मतलब ज्यादा हार्मोनिक्स रहेंगे तो ज्यादा क्वालिटी है। खाली अभी के लिए इतना रट्टा मार लो एग्जाम के लिए। मोर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मींस मोर क्वालिटी। ठीक है, मोर क्वालिटी। तो ये हो गया पिच, ये हो गया इंटेंसिटी, हो गया क्वालिटी। ठीक है, समझ में आया? बस खत्म हो गया। अब लास्ट एक टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, देख लेते हैं वाला टॉपिक। हाँ, ये देखो, इंटेंसिटी का, सॉरी लाउडनेस का, लाउडनेस का जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको भी आप रट सकते हैं। ठीक है। सो लाउडनेस इन बेल, बेल करके यूनिट है, डेसिबल इसका छोटा भाई है। बेल का छोटा भाई डेसिबल, बेल का छोटा भाई डेसिबल है। ठीक है। तो log टू द बेस 10 I बाई आई नॉट। तो ये लाउडनेस का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं इसको। ठीक है। ये देखो, डेसिबल में खाली 10 मल्टीप्लाई कर देने का, डेसिबल रहेगा तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देने का। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं डेसिबल। ठीक है। सो डेसिबल 10 मल्टीप्लाई कर देने का बस। सो log टू द बेस 10 I बाई आई नॉट, ये डेसिबल हो गया। समझ गए? अब फाइनली लास्ट लास्ट लास्ट, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, मैक्सिमम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को बहुत ही गलत समझा है, बहुत ही गलत। मैं जहां जहां बेसिकली एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने गया, लोगों को पढ़ाने गया, वहां पे डॉपलर इफेक्ट का जब मैंने लोगों से पूछा कि व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट, 99% बच्चों ने गलत आंसर दिया, क्योंकि उन्हें 99% लोगों ने गलत समझाया है। मैक्सिमम लोगों को गलत फहमी है। मैंने यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस में ऐसा सुना, ऐसा देखा, बड़े बड़े चैनल्स पे देखा मैंने कि वहाँ पे गलत समझाया जा रहा है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट सही नहीं समझाया जा रहा है। इसमें गलती टीचर्स की भी है, टेक्स्ट बुक्स की भी है। अब टेक्स्ट बुक्स की गलती कैसे? टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है कि अगर कोई चीज दूर से हॉर्न बजाते हुए अपने पास आ रही है, नजदीक आ रही है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब वही चीज अपने से दूर जाती है हॉर्न बजाते हुए, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। अब इसको हर कोई ये समझ रहा है कि नजदीक आते वक्त जो है हॉर्न बजाया, नजदीक आते वक्त हॉर्न बजाया तो आवाज बढ़ जाती है, और दूर जाते वक्त अगर हॉर्न बजाया तो आवाज कम हो जाती है। तो इसका नाम डॉपलर इफेक्ट है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कोई कान के पास आके चिल्लाएगा तो आवाज ज्यादा सुनाई देगी, और जब कोई कान से दूर जाके चिल्लाएगा तो बेसिकली आपको जो है आवाज कम सुनाई देगी।
समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। इसमें डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बड़ा काम कर लिया, इस बात को समझिए। तो ये आप लोग गलत समझ रहे हैं, गलत समझाया जा रहा है आप लोगों को। आप लोगों को सही वर्जन इसका समझना है। ये तो इंटेंसिटी की बात हो गई भाई, ये तो लाउडनेस की बात हो गई। जाहिर सी बात है कि ट्रेन नजदीक आते आते अगर हॉर्न बजाते बजाते अगर आएगी अपने नजदीक तो आवाज बढ़ेगी, और दूर जाते वक्त उसकी आवाज घटेगी। तो ये तो लाउडनेस की बात हो गई। लेकिन लाउडनेस की बात या इंटेंसिटी की बात तो डॉपलर इफेक्ट करता ही नहीं। डॉपलर इफेक्ट बात करता है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। तो अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद समझ लेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आज के बाद कभी जिंदगी में। सो डॉपलर इफेक्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब जब नजदीक आती है ट्रेन, जब ट्रेन आती है नजदीक, तो उसके हॉर्न की आवाज सुनना। आज के बाद जब भी आप खड़े होगे प्लेटफॉर्म पे, फास्ट ट्रेन गुजर रही होगी, तो जरा सेफ साइड पे, सेफ जगह पे खड़े रहना, अपनी आंखें बंद कर लेना और पूरा फुल कंसंट्रेशन से सुनना ट्रेन की आवाज को। तो जब ट्रेन आती है नजदीक तो उसकी आवाज पतली रहती है, और जब ट्रेन जाती है दूर तो उसकी आवाज रहती है मोटी। मैं आवाज ऊंची और नीची की बात नहीं कर रहा हूं, हाई वॉइस लो वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आवाज मोटी या पतली की। तो जब नजदीक आ रही है ट्रेन और हॉर्न बजा रही है तो उसकी आवाज डिफरेंट होती है। जब वो दूर जाती है, जैसे हमको क्रॉस करती है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, आप लोगों ने वो फॉर्मूला 1 रेस देखी है जिसमें वो पतली छोटी छोटी कार्स रहती हैं, कार्स, लेटी हुई कार्स, उसमें आदमी ऑलमोस्ट लेटा हुआ रहता है। उसके कार के इंजन की आवाज सुनना। तो जब कैमरा के नजदीक आता है, कैमरा के नजदीक आता है वो कार लेके, तो उसके इंजन की आवाज डिफरेंट होती है, और जैसे ही आगे बढ़ जाता है तो आवाज चेंज हो जाती है। तो पहले आवाज डिफरेंट है, अब इंजन की आवाज डिफरेंट है, जैसे पास होगा कैमरा से दूर जाएगा आवाज डिफरेंट है। अब यहां पर मैं वो वीडियो जो मैंने ही बनाया मैं दिखा नहीं रहा हूं, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि ना, वीडियो के अंदर वीडियो चलाते हैं ना, तो यूट्यूब क्या करता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक कर देता है या कुछ भी कर देता है, कॉपीराइट ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मैं वो वीडियो नहीं चला रहा हूं, लेकिन आप लोग जाइए मेरा वन शॉट देखिए, वन शॉट कह रहा हूं सॉरी, शॉर्ट वीडियोस देखिए। जो शॉर्ट वीडियोस हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, उसमें मैंने डॉपलर इफेक्ट समझाया हुआ है। तो आप लोग क्या टाइप करेंगे, डॉपलर इफेक्ट प्रोफेसर भैया, डॉपलर इफेक्ट प्रोफेसर भैया टाइप कीजिए। वहां पे जबरदस्त आपको है ना पूरा ट्रेन की आवाज भी और गाड़ी के इंजन की आवाज भी सुनाई देगी। वहां पे आपको डॉपलर इफेक्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डॉपलर इफेक्ट बहुत ही गलत समझा जा रहा है हर जगह पे। आप लोग बिल्कुल भी गलत मत सीखिए, सही सीखिए, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, गलत समझाया जा रहा है क्योंकि गलत समझा है कुछ लोगों ने। इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाती है गलती, इंसानी है ना, इंसानी है ना, गलती कर सकते हैं। मैं भी गलती करूंगा कितनी जगह पे, है ना, तो मुझे भी कोई सुधारेगा, आई विल बी हैप्पी टू लर्न। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फाइन। सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट आपको एक आइडिया मिल गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है, ठीक है? सो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है, उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सो व्हेन source of sound comes closer to listener, listener सुनने वाले के नजदीक आ रहा है, then frequency increases। apparent frequency जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, असली फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना, असली फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बदलेगी। जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, जो हॉर्न जिससे बना है फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बना है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो सुनाई देगा ना वो अलग सुनाई देगा। कम्स क्लोजर टू लिसनर, देन व्हाट हैपेंस, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, हाँ क्या ना मेरे दोस्त, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड व्हेन source of sound goes away from listener, then apparent frequency decreases, ठीक है? This phenomenon is known as Doppler effect. This phenomenon is known as Doppler effect. Doppler effect. ये डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है।
ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में, ये बेसिकली पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमी में, कॉस्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही हमको मालूम पड़ा कि दुनिया एक्सपांड हो रही है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, और मालूम पड़ा कि बिग बैंग हुआ था, दुनिया बनी थी, ब्रह्मांड कैसे बना। तो डॉपलर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कैसे क्या है वो सब डिटेल यहाँ पे बात नहीं कर सकते, बट एनीवे तो ये डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट का खाली फॉर्मूला याद रख लीजिए। सो apparent frequency is original frequency into velocity of sound plus minus velocity of listener, velocity of sound minus plus velocity of what source. तो ये listener की velocity, source की velocity, this is source, this is listener, सुनने वाला और साउंड पैदा करने वाला। तो ये ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन या हॉर्न की स्पीड, हॉर्न कितनी तेजी से अपने नजदीक आ रहा है, और ये जो स्पीड है बेसिकली किसकी है, मेरी स्पीड। अगर मैं भी चल रहा हूँ, कभी ट्रेन रुकी है, मैं ट्रेन की तरफ भाग रहा हूँ और ट्रेन में हॉर्न बज रहा है, तो भी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। या फिर मैं रुका हूं, ट्रेन मेरी तरफ भाग रही है, तो भी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो सभी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसमें पूरे 4-5-6 केसेस बन सकते हैं, 4-5-6 केसेस बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि वन शॉट है तो यहाँ पे हम लोग सारे केसेस डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए काफी टाइम जाएगा, काफी कुछ डिटेल में देखना पड़ेगा। तो बस आपको इतना खाली दिमाग चलाना है यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, कि नजदीक अगर चीजें आ रही हैं तो आपको ये प्लस प्लस ले लेना है ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़े। कुछ ऐसा करने के या फ्रीक्वेंसी बढ़े, और माइनस माइनस कब ले लेना है, जब फ्रीक्वेंसी घटाना हो। तो दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटाना है, माइनस ले लेना है। ठीक है, बस इतना खाली दिमाग में बिठा लो, फिर आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो साउंड का तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या डालना है, 332 डालना है, या फिर जैसा क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में कई बार 340 दिया रहता है जिंदगी आसान बनाने के लिए, 340। एनीवे तो दैट्स इट। तो ये डॉपलर इफेक्ट का चैप्टर खत्म। सो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में कुछ छूट छाट तो नहीं क्या हमारा, हल्का फुल्का नहीं। तो बेसिकली सब कुछ हो चुका है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे है भी, कहीं तो है, पूरा एक जनरल फॉर्मूला होगा, कहीं ना कहीं जनरल फॉर्मूला लिखा होगा, देखो है ना, ये है ना। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, हाँ क्या ना मेरे दोस्त, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो सारी बातें जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। दैट्स इट। तो यहाँ पे चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके समाप्त हो चुके हैं। दैट्स इट। सो न्यूमेरिकल्स का मैं पूरा एक अलग ही सीरीज कर रहा हूँ। लिसन, अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वन शॉट में थियरी पढ़ा रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल्स है उसका एक अलग से वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, वो वीडियोस भी देख लेना, वो न्यूमेरिकल की वीडियोस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो आप लोग को बाकी की चैप्टर्स भी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए। सुनिए, आप मेरे चैनल पे जाइए, प्रोफेसर ऑफ साइंस में। चैनल पे जाने के बाद ऊपर लिखा रहता है होम, वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, कम्युनिटी, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे एंटायर फिजिक्स इन 16 डेज पे क्लिक कीजिए। 11th फिजिक्स 16 डेज महाराष्ट्र बोर्ड। तो 16 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स, ऐसा करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बाकी के चैप्टर्स भी ढूंढ सकते हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स देख लीजिए एक बार, तो आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप 12th स्टैंडर्ड या फिर सीईटी की पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सीईटी मतलब एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस, सीईटी जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया। JEE नीट कब पढ़ेंगे तो आपको क्या रहेगा कि बेसिक्स कुछ तो मालूम रहेगा, कुछ तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो ये 12th वाले लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बस यहीं तक था हमारा सफर इस चैप्टर के लिए। तो शुभरात्रि, शब्बा खैर एंड सायोनारा। सो लेट मी पुल आउट माई मैजिकल वॉन्ड। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ वीडियो को।